मैंने गॉड टियर क्लास एंडलेस सोड इमॉर्टल अवेकन की, लेकिन मेरी फियांसे ने मुझे दुनिया का सबसे बेकार कचरा समझकर मजाक उड़ाया। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, एंगेजमेंट तोड़ने की मांग की और फिर तुरंत कॉनर की बाहों में जाकर गिर गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉनर ने अल्ट्रा रेयर क्लास डुअल एलिमेंट डिवाइन मेज अवेकन की थी। वो सिर्फ उंगलियां हिलाकर पूरा बैटलफील्ड डोमिनेट कर सकता था, जबकि मैंने दुनिया की सबसे नफरत की जाने वाली क्लास सोर्ड्समैन अवेकन की थी, क्योंकि एक सोर्ड्समैन को पीक तक पहुंचने के लिए एंडलेस रिसोर्सेज पर बेहिसाब गोल्ड खर्च करना पड़ता है और मेरी जैसी गरीब फैमिली ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए सबको पूरा यकीन है कि मैं कभी पावर हाउस नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं बस ठंडी हंसी हंसता हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैंने एक और टैलेंट भी अवेकन किया है, एंडलेस सोर्ड इंटेंट, जिसने एग्जिस्टेंस की एकमात्र हिडन क्लास एंडलेस सोर्ड इमॉर्टल एक्टिवेट की। हर सोर्ड्समैन स्किल अब सोर्ड इमॉर्टल टियर टेक्निक में बदल जाती है। 10 डायरेक्शन सोर्ड इंटेंट, 10,000 सोर्ड्स कन्वर्जेंस, सोर्ड फ्लाइट, हर एक टेक्निक आसमान चीर सकती है और धरती फाड़ सकती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि क्योंकि सोर्ड्समैन दुनिया की सबसे नीचे समझी जाने वाली क्लास है, इसलिए सोर्ड्समैन स्किल बुक्स मार्केट में मिट्टी के दाम बिकती हैं और जो भी गार्बेज स्किल बुक मेरे हाथ लगती है वो सोर्ड इमॉर्टल मैसेकर मूव बन जाती है। वो गोल्डन बॉय कॉनर मेरे आधे स्ट्राइक तक भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि वो सुप्रीम बीइंग्स भी जो एपिक और मिथिक गियर पहने घूमते हैं, मेरे सामने सिर्फ चीटियां हैं। और जिन शॉर्ट साइटेड फूल्स ने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उन सबको अपने सामने घुटनों पर झुकाकर माफी मांगने पे मजबूर कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है टाइम की, क्योंकि मेरे पास ओवरवेलमिंग पावर तो है, लेकिन मैंने अभी तक उसे पूरी तरह मास्टर नहीं किया। फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 2 हफ्ते दूर है, इसलिए मुझे जल्दी अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ समझनी होगी और इसका सबसे तेज तरीका है डंजन में रियल कॉम्बैट। अगले दिन में रुकी डंजन डार्क फॉरेस्ट पहुंचता हूँ। यहाँ के मॉन्स्टर्स लेवल 1 से लेवल 10 तक है। मेरी फ्रीकिश सोर्ड इमॉर्टल क्लास के सामने हंसी का विषय है, लेकिन मैंने ये लो लेवल डंजन 2 रीजन से चुना। पहला, मैं अपनी एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता था। दूसरा, मैं पूरा डार्क फॉरेस्ट सोलो क्लियर करना चाहता था, क्योंकि अगर कोई डंजन अकेले क्लियर करे तो उसे मिथिक टियर इक्विपमेंट मिलता है। न सिर्फ उसका कोई लेवल रिक्वायरमेंट होता है, बल्कि वो यूजर के साथ ग्रो भी करता है, लेवल अप के साथ और ज्यादा पावरफुल बनता जाता है और रेयर डेवेस्टेटिंग स्टैट बोनसेस देता है। दुनिया का हर प्रोफेशनल इसके लिए पागल है, लेकिन रूल्स आने के बाद से आज तक कोई सेम लेवल सोलो डंजन क्लियर नहीं कर पाया। काउंटलेस प्रोफेशनल्स कोशिश करते हुए मर चुके हैं। जैसे ही मैं डंजन में कदम रखता हूँ, रूल्स मेरा आउटफिट बदल देते हैं। मेरे कपड़े फटे हुए आर्मर में बदल जाते हैं और हाथ में एक वर्थलेस वुडन सोड आ जाती है। सिर से पैर तक मैं किसी भिखारी जैसा लग रहा हूँ। ज्यादा दूर नहीं चलता कि मुझे 10% टीम बैटल करते दिखती है। बीच में कॉनर खड़ा है और मेरी सो कॉल्ड फियांसे उसकी साइड से चिपकी हुई है। जैसे ही लाया मेरी शैबी अपीयरेंस देखती है, उसका चेहरा डिस्गस्ट से भर जाता है। सीरियसली, तुम इतनी क्रीपी हो, मेरा पीछा कर रहे हो? उसकी कंटेम्प्ट भरी आवाज सुनकर मैं लगभग अपने दांत पीस डालता। तुम मेरे पीछा करने लायक भी नहीं हो, मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ। लाया गुस्से से मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैं आसानी से उसकी रिस्ट पकड़ लेता हूँ। दर्द से वो चीख उठती है और तुरंत कॉनर से हेल्प मांगती है। कॉनर की ब्रोज सिकुड़ जाती हैं। लायन, तुम हद पार कर रहे हो। कॉनर का रिएक्शन देखकर मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ। वो एक औरत के लिए मेरे खिलाफ खड़ा होने को तैयार है। तब तक आसपास के मॉब्स खत्म हो चुके थे और सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। एक वॉरियर सार्कास्टिक हंसी के साथ बोलता है, कॉनर, अगर तुम अपने भाई को साथ ला रहे हो तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वरना हम नहीं चलेंगे। मेरे कुछ कहने से पहले बाकी लोग भी मजाक उड़ाने लगते हैं। नो वे, हम डेड वेट कैरी नहीं करते। अगर गियर खरीदने के लिए गोल्ड नहीं है तो घर जाकर आलू उगाओ, ये मजाक नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरी मुट्ठियां कस जाती हैं। दुनिया ऐसे ही काम करती है। सब स्ट्रॉन्ग लोगों के आगे झुकते हैं और वीक लोगों को कुचलते हैं, खासकर तब जब मैं दुनिया की सबसे वर्थलेस क्लास ट्रैश सोर्ड्समैन के साथ फंसा हूँ। लेकिन जल्द ही मैं इन सबको अपने पैरों में कांपते हुए देखूंगा। मैं गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता हूँ, सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे जाते देखकर कॉनर ठंडी आवाज में पूछता है, क्या तुम मरना चाहते हो? लाया मेरी पीठ को घूरते हुए डिस्गस्ट से कहती है, कॉनर, तुम इसकी इतनी चिंता क्यों करते हो? आज बेबी सिट कर लोगे, हमेशा नहीं कर पाओगे। ये एक ट्रैश सोर्ड्समैन है, ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मेरे होंठ कंटेम्पचुअस स्मर्क में बदल जाते हैं। चुप रहो, तुम सब कचरे के ढेर। कॉनर का चेहरा काला पड़ जाता है और वो एक्सप्लोड होने ही वाला था कि अगले सेकंड उसकी एक्सप्रेशन प्योर शॉक में बदल जाती है। बाकी लोग भी जम जाते हैं जैसे उन्होंने कोई टेरिफाइंग चीज देख ली हो। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि मैं कैजुअली अपनी ब्रोकन वुडन सोड हवा में उछालता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, सोड लाइट। एक इंस्टेंट में वो वुडन सोड हवा के साथ एक्सपैंड होने लगती है और पलक झपकते ही 2.5 मीटर लंबी जायंट ब्लेड में बदल जाती है। चमकती हुई लाइट और टेरिफाइंग सोड ऑरा के साथ वो वायलेंट गेल पैदा करती है। फिर उनकी हॉरिफाइड नजरों के सामने मैं हवा में छलांग लगाकर जायंट ब्लेड के ऊपर उतरता हूँ और लाइट की स्ट्रीक बनकर आसमान चीरते हुए गायब हो जाता हूँ। सब लोग वहीं जमे रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि अभी हुआ क्या। 2.5 मिनट की डेड साइलेंस के बाद सब होश में आते हैं। व्हाट द हेल, वो सोर्ड्समैन था? सोर्ड्समैन उड़ सकते हैं? और वो जायंट सोड कहां से आई? कहीं उसके पास मिथिक इक्विपमेंट तो नहीं? हर किसी का जबड़ा जमीन पर गिर चुका था, यहाँ तक कि कॉनर भी पूरी तरह स्पीचलेस था और साइड में खड़ी लाया अभी तक शॉक से बाहर नहीं आई थी। उसकी आंखें डिसबिलीफ से फैली हुई थी। वो एक ट्रैश सोर्ड्समैन था? आर यू किडिंग मी? वो ट्रैश सोर्ड्समैन था? ओह माय गॉड डैड, आपने आखिर किस मॉन्स्टर से मेरी एंगेजमेंट तोड़वाई? लाया को अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि मैं असल में कितना पावरफुल हूँ, लेकिन सिर्फ इस बात से कि मैं सोड फ्लाई कर सकता हूँ, फेडरेशन का हर
प्रोफेशनल शॉक में चला जाएगा, क्योंकि इतिहास में आज तक कोई भी सोर्समैन कभी उड़ नहीं पाया। इस वक्त मैं अपनी सोर्ड पर सवार होकर डार्क फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच चुका हूं। उस जायंट ब्लेड के ऊपर खड़े होकर मेरा पूरा शरीर ऐसे चमक रहा है जैसे कोई गोल्डन सन सारी क्रिएशन को ऊपर से देख रहा हूं। मेरे चारों तरफ शार्प स्वॉर्ड ऑरा घूम रही है और मैं एक के बाद एक स्किल्स ऐसे छोड़ रहा हूं जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। 10 डायरेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट, 10,000 स्वॉर्ड्स कन्वर्जेंस, आसमान हिला देने वाली गर्जनाएं गूंज उठती हैं। अनगिनत स्वॉर्ड एनर्जीज हवा में एक दूसरे को काटती हुई गुजरती हैं, जिससे पूरी धरती कांपने लगती है। यहाँ तक कि 10 किलोमीटर दूर मौजूद कॉनर की टीम भी उस एंडलेस प्रेशर और स्वॉर्ड ऑरा के नीचे दब जाती है। सांस लेने के लिए जूझते हुए वो देखते हैं कि पूरा डार्क फॉरेस्ट लेयर पर लेयर स्वॉर्ड ऑरा से ढक चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में एंडलेस ब्लेड्स का कर्टन बुना गया हो जो टेरिफाइंग प्रेशर की लहरें छोड़ रहा हो। अगले ही पल वो बाउंडलेस स्वॉर्ड इंटेंट धीरे धीरे एक डार्जलिंग स्फीयर ऑफ लाइट में कन्वर्ज होने लगती है। एक थंडरस रॉर के साथ डार्क फॉरेस्ट पर छाया अंधकार उस ओवरवेलमिंग इंपैक्ट से चकनाचूर हो जाता है और अगले ही इंस्टेंट पूरा डार्क फॉरेस्ट डेड साइलेंस में डूब जाता है। काफी देर बाद कॉनर हक्का बक्का होकर बड़बड़ाता है, अभी हुआ क्या था? पूरी टीम तुरंत सेंटर की तरफ भागती है। रास्ते में जो वो देखते हैं उस पर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। पूरा डार्क फॉरेस्ट कॉप्सेस से भरा पड़ा था। हर तरफ मॉब्स की लाशें बिखरी थी। बीच बीच में एलीट मॉन्स्टर्स के शव भी पड़े थे। आउटर रिम से लेकर सेंटर तक एक भी लिविंग क्रीचर बाकी नहीं था। ये सीन देखकर कॉनर पूरी तरह स्टन रह जाता है। उसने लिन को स्वॉर्ड पर उड़ते देखा था, लेकिन इतनी वायलेंट बैटल के बीच उसे लगा था कि लिन जरूर मरने वाला होगा। तभी अचानक हर किसी के दिमाग में डंजन क्लियर नोटिफिकेशन गूंज उठती है। सोलो डंजन क्लियर, मिथिक टियर इक्विपमेंट रिवॉर्ड। चाहे डंजन एक्सप्लोरर्स हो या फेडरेशन के बाहर रहने वाले नागरिक, हर कोई जो कर रहा था वहीं रुक जाता है। अगले ही पल पूरी फेडरेशन सेलिब्रेशन में फट पड़ती है। रूल्स आने के 20 सालों में पहली बार किसी ने सेम लेवल सोलो डंजन क्लियर किया था। आज किसी ने इतिहास तोड़ दिया था। फेडरेशन, लीजन्स और ग्रेट हाउसेस तुरंत इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाने लगते हैं। हर कोई उस लेजेंडरी फिगर को रिक्रूट करना चाहता है। इसी बीच डंजन के अंदर कॉनर की टीम फाइनली वहां पहुंचती है और शॉक में मुझे बॉस की कॉप्स के पास खड़ा देखती है। जमीन पर वर्थलेस लो टियर गियर बिखरा पड़ा था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डंजन मैंने क्लियर किया है और लेजेंडरी लेवल लेस मिथिक इक्विपमेंट हासिल कर चुका हूं, क्योंकि वो मिथिक गियर पूरी तरह कंसील्ड था और देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता था। कॉनर 2 बड़े कदमों में मेरे पास पहुंचता है और पूछता है कि मैं स्वॉर्ड फ्लाई कैसे कर पाया। मेरे होठ हिलते हैं, लेकिन मैं अपनी बात निगल जाता हूं। पहले मैंने सोचा था कि अपने डिसमिसिव भाई का मजाक उड़ाऊं, लेकिन फिर लगा अपने सीक्रेट्स रिवील करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बस कहता हूं मुझे बस एक स्वॉर्ड फ्लाई टैलेंट अवेकन हुआ है। ये सुनकर सबकी ब्राउज सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा टैलेंट कभी नहीं सुना था। लेकिन दुनिया में अजीब टैलेंट्स की कमी नहीं, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करते। फिर कॉनर जमीन पर पड़े बॉस कॉप्स की तरफ इशारा करके पूछता है, लिन ये तुमने किया? मैं सिर हिला देता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? खुद को देखो, मैं तुम जैसे डुअल एलिमेंट डिवाइन मेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ? ये सुनते ही सबके चेहरे कंटेम्प्ट से भर जाते हैं। कॉनर भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आखिर सिर्फ उड़ पाने का मतलब स्ट्रॉन्ग होना नहीं होता। उसकी नजर में उसके अपने डुअल एलिमेंट डिवाइन मेज क्लास के सामने लिन अभी भी ट्रैश ही था। फिर वो अपनी टीम लेकर वहां से चला जाता है। 2.5 दिन बाद डार्क फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर मैं अपनी इन्वेंट्री की सारी मटेरियल्स और स्किल बुक्स सस्ते दाम में बेच देता हूँ। सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन एक्सक्लूसिव स्किल बुक अपने पास रखता हूँ, फ्रॉस्ट स्वॉर्ड आर्ट। 5 दिन बाद मैं लेवल 50 डंजन फ्लेम रिज पहुंचता हूँ। ये फर्स्ट टीयर प्रोफेशनल्स के लिए सबसे लीथल जगहों में से एक है। यहाँ एलीट मॉन्स्टर्स, लेवल 50 फायर ड्रैगन्स और काउंटलेस लेवल 50 एनिमीज भरे पड़े हैं। यहाँ आने की हिम्मत सिर्फ सेकंड टीयर और थर्ड टीयर प्रोफेशनल्स ही करते हैं, और उनके लिए भी इसे क्लियर करना बेहद कॉस्टली पड़ता है। इस वक्त आउटर रिम पर एक 6% टीम खड़ी थी। उनकी कॉम्पोजिशन बेहद लग्जूरियस थी। 3 सेकंड टीयर प्रोफेशनल्स आगे लीड कर रहे थे और पूरी टीम एक्सपेंसिव गियर से लदी हुई थी। तभी अचानक मैं लाइट की स्ट्रीक बनकर उनके पास अपीयर होता हूँ। टीम की एक लड़की शॉक में सांस खींचती है, क्योंकि मेरा गियर पूरी तरह ऑर्डिनरी दिख रहा था और सबसे बड़ी बात, मेरा लेवल सिर्फ 15 था। आखिर कोई लेवल 15 प्रोफेशनल लेवल 50 फ्लेम रिज में कैसे आ सकता है? वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी, वो थी सोफी, ऑरेलियस फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर, फेडरेशन की सबसे पावरफुल हाउस की वारिस, बिल्कुल कॉनर की तरह एक डुअल एट्रीब्यूट डिवाइन मेज। उसके पहने हुए कलरफुल सेट की कीमत ही 8 मिलियन गोल्ड कॉइन्स थी, लेकिन ऑरेलियस फैमिली के लिए 8 मिलियन तो पॉकेट चेंज जैसा था। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही एक वॉरियर अपनी मैसिव लाइट ग्रेट स्वॉर्ड पकड़े एरोगेंट अंदाज में मेरी चेस्ट पर उंगली टिकाता है। उसका पॉलिश्ड आर्मर उसके घमंडी चेहरे से परफेक्टली मैच कर रहा था। किड, जीने से थक गए हो क्या? तुम्हें यहाँ कौन लाया? बाकी लोग भी एक एक करके मौकरी करने लगते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह काम और एक्सप्रेशनलेस खड़ा रहता हूँ। सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि फ्लेम रिज को सबसे तेजी से कैसे क्लियर करूं। पहले मुझे लगा था कि शायद सोफी पोलाइट है और मैं जवाब देने वाला था, लेकिन फिर ये ब्लाइंड डॉग्स भौंकने लगे तो मुझे उनसे डील करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे चुप देखकर वॉरियर फिर गुर्राता है, क्या तुम बहरे हो या गूंगे? लगता है इडियट हो। चलो मैं तुम्हें अभी भेज देता हूँ। वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड हिलाता है। इन रिच लोगों की नजर में गरीब लोगों की कोई कीमत नहीं होती। किसी गरीब को मारना उनके लिए बस एक छोटी फाइन भरने जैसा है। अगर उससे किसी खूबसूरत लड़की की स्माइल मिल जाए तो पैसा मायने क्या रखता है। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं ऑलरेडी डेड हूँ, लेकिन अगले ही सेकंड उनकी आंखें फट जाती हैं। एक मेज की आंखें तो लगभग बाहर निकल आती हैं। बाकी सब शॉक में जम जाते हैं जब मैं हवा में उड़ता हूँ और मेरी स्वॉर्ड सीधे आसमान की तरफ शूट करती है। फ्लेम रिज की पीक की तरफ उड़ते बादलों के नीचे जा खड़ी होती है। एंडलेस स्वॉर्ड इंटेंट ट्रिगर होने के बाद मेरी न्यूली लर्न फ्रॉस्ट
स्वॉर्ड आर्ट अब बदल चुकी थी स्वॉर्ड इंटेंट फ्रॉस्ट टाइड में। ये स्किल तो जैसे फ्लेम रिच के लिए कस्टम में थी। इसका एक स्विंग पूरे 10 किलोमीटर एरिया को सॉलिड फ्रीज कर सकता था। जैसे जैसे मैं लगातार स्किल पर स्किल अनलीश करता गया, पूरे फ्लेम रिच का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। हर डायरेक्शन में 10 किलोमीटर तक की जमीन फ्रोजन वेस्टलैंड में बदल गई। कुछ देर पहले ब्लेजिंग फ्लेम्स में जल रही वो 6% टीम अब ठंड से जमे हुए कुत्तों की तरह कांप रही थी। हर कोई उस क्रशिंग स्वॉर्ड ऑरा को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि फ्रॉस्ट टाइड की फ्रीजिंग पावर उन्हें अंदर तक जमा रही। तभी अचानक हर किसी के दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंज उठी, सोलो डंजन क्लियर, मिथिक टियर इक्विपमेंट रिवॉर्डेड। एक ही पल में पूरी फेडरेशन शॉक में चली गई। डंजन के अंदर मौजूद 6% टीम अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर उस फिगर को घूरने लगी जो बादलों के नीचे गर्व से खड़ा था। सबके जबड़े खुले के खुले रह गए। उनके दिमाग में एक टेरिफाइंग थॉट घूमने लगी, क्या वो सच में वही लेवल 15 स्वॉर्ड्समैन था? फ्लेम रिच का सोलो क्लियर करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। यहाँ तक कि ऑरेलियस फैमिली के सारे एलिट्स मिलकर भी इसे अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं करते। सोफी कुछ नहीं बोलती, वो वहीं फ्रोजन खड़ी रहती है। उसकी आंखें आसमान में उड़ते उस गोल्डन फिगर पर टिकी हुई थी। उसकी नजर ऑब्सेशन से भरी हुई थी। इस खबर ने पूरी फेडरेशन को फिर से हिला दिया। फेडरेशन लीजन्स और ग्रेट हाउसेस अभी तक उस इंसान का एक भी क्लू नहीं ढूंढ पाए थे जिसने 3 दिन पहले डार्क फॉरेस्ट सोलो क्लियर किया था, और अब सिर्फ 5 दिन बाद किसी ने फ्लेम रिज जैसे डेथ जोन को भी सोलो क्लियर कर दिया। ये हर किसी की समझ से बाहर था। फेडरेशन लीजन्स और ग्रेट हाउसेस फिर इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाने लगे। हर कोई उस गॉड लाइक पावर हाउस को ढूंढना चाहता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दोनों डंजन क्लियर्स एक ही इंसान ने किए हैं, और ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इंसान सिर्फ एक फर्स्ट ईयर स्वॉर्ड्समैन है जो देखने में बैरली लेवल 15 लगता है। उसी शाम फैमिली डिनर टेबल पर फादर बार बार कॉनर की प्लेट में खाना डाल रहे थे और उसे एनकरेज कर रहे थे कि कल के मिलिट्री एकेडमी एग्जाम में पूरी तरह शाइन करे। कॉनर भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। आखिर रूल्स के आने के बाद वो सिर्फ 5 ड्यूअल एट्रीब्यूट डिवाइन मेजेस में से एक था। वहीं दूसरी तरफ मुझे पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा था। मदर से रहा नहीं गया तो उन्होंने मेरी प्लेट में एक पीस ऑफ मीट रख दिया, लेकिन फादर तुरंत उन्हें शार्प ग्लेयर से भोरते हैं। अब ये इतना बड़ा हो गया है फिर भी कंसिडरेट बनना नहीं सीखा। कल तुम्हारे भाई का इंपॉर्टेंट एग्जाम है, थोड़ा अवेयरनेस रखो, ट्रबल क्रिएट करना बंद करो। फादर की ब्लेटेंट फेवरेटिज्म सुनकर मेरा शरीर हल्का कांपने लगता है और दिल बिटरनेस से भर जाता है। मैं बिटर लाफ छोड़ते हुए अनाउंस करता हूँ कि मैं भी एग्जाम देने जा रहा हूँ। फादर तुरंत स्कॉफ करते हैं, क्या तुम मुझे एम्बैरस करना चाहते हो? ये सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाता और पलटकर बोल देता हूँ, मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फादर गुस्से से दहाड़ते हैं और एक्सप्लोड होने ही वाले थे कि मदर तुरंत बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और बड़ी मुश्किल से वापस बिठाती है। अपने कमरे के अंदर से जब मैं फादर और कॉनर की बातें सुनता हूँ तो मेरा दिल और भारी हो जाता है। उन्होंने पहले ही लाया के फैमिली के साथ बात पक्की कर ली थी। जैसे ही कॉनर सेक्रेड मिलिट्री एकेडमी एंटर करेगा दोनों ऑफिशियली एंगेज्ड हो जाएंगे। ये सोचकर मैं पूरी रात फिर नहीं सो पाया। ये सिचुएशन सच में मेस्ड अप थी। वो लड़की कभी मेरी फियांसे थी और अब मेरे भाई की बनने जा रही थी। अगले दिन ब्लू स्टार भर से स्टूडेंट्स फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी के गेट्स पर इकट्ठा होते हैं। नेचुरली मैं और कॉनर भी वहाँ मौजूद थे। तभी एक स्वीट वॉइस सुनाई देती है, कॉनर इधर। सोफी ग्रेसफुल स्टेप्स के साथ हमारी तरफ आती है। उसके साथ ऑरेलियस फैमिली के पर्सनल गार्ड्स भी थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है वो साफ तौर पर फ्रीज हो जाती है। तुम? कॉनर सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखता है। लेडी सोफी, आप मेरे भाई को जानती हैं? तभी सोफी रियलाइज करती है कि मैं कॉनर का बड़ा भाई हूँ। उसी वक्त एक और स्वीट वॉइस सुनाई देती है और लाया भाग कर आती है और कॉनर की बाह पकड़ लेती है। ये देखकर मैं तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। उस गोल्ड डिगर को देखने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता हूँ मेरी नजर सोफी से टकराती है। वो मुझे क्यूरियोसिटी से स्टडी कर रही थी। ये सिर्फ लेवल 18 स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन फ्लेम रिज वाले दिन ये लेवल 15 था और उसी एग्जैक्ट टाइम पर किसी ने फ्लेम रिज सोलो क्लियर किया था। एक पल के लिए सोफी को शक होता है कि शायद ये सब मैंने किया हो, लेकिन अगली ही सेकंड वो उस थॉट को रिडिकुलस समझकर डिसमिस कर देती है। आखिर मेरा लेवल सबके सामने साफ दिख रहा था। फ्लेम रिज क्लियर करना तो किसी डिल्यूजन जैसा था। तभी लाया कंटेम्प्ट से मुझे घूरते हुए स्नीयर करती है, तुम भी यहाँ आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो? मैं उसे कोल्ड ग्लांस देता हूँ और बिना मर्सी से जवाब देता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? ये देखकर कॉनर पैनिक हो जाता है। उसे डर था कि हम दोनों फिर लड़ पड़ेंगे और वो बीच में ऑकवर्डली फंस जाएगा, इसलिए वो जल्दी से बीच में आता है। बस करो तुम दोनों, मैं रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ। वो लाया का हाथ पकड़कर रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ चला जाता है। मैं कोल्ड स्कॉफ करता हूँ और चुपचाप पीछे चल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठा इंस्ट्रक्टर मेरे मीडियोकर स्टैट्स और लेवल 18 स्टेटस को देखकर डिसमिसिव अंदाज में हाथ हिलाता है। किड, ये कोई नॉर्मल हाई स्कूल नहीं है, ये फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी है। रजिस्ट्रेशन फीस 3000 गोल्ड कॉइन्स है। बिना कुछ बोले मैं 3000 गोल्ड निकालकर टेबल पर पटक देता हूँ। इंस्ट्रक्टर सरप्राइज होकर मुझे देखता है, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहता। वो गोल्ड लेकर मेरा पेपर वर्क भर देता है। कॉनर को तो पता भी नहीं चलता कि उसका बड़ा भाई सच में रजिस्टर कर चुका है, लेकिन सोफी मेरी हर मूवमेंट को ध्यान से देख रही थी और उसके मन में मेरे लिए क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही थी। उसकी नजर में 3000 गोल्ड ऑर्डिनरी लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ तक कि कॉनर को भी रजिस्टर करने के लिए फैमिली स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ी थी, लेकिन मैंने बिना पलक झपकाए 3000 गोल्ड निकाल दिए। सिर्फ यही बात प्रूव करती थी कि मैं
मैं उतना सिंपल नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद एक्चुअल एग्जाम शुरू होता है। सेंट्रल प्लाजा में एक स्मॉल लेवल 30 डंजन बनाया गया था। रियल डंजन के अनलाइक इसमें कोई रियल डेंजर नहीं था, लेकिन पास होने के लिए कैंडिडेट्स को इसे क्लियर करना जरूरी था। उन्हें इल्यूजन के अंदर मौजूद हर मॉन्स्टर को मारकर अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ प्रूव करनी थी। प्रॉक्टर के आदेश पर कैंडिडेट्स एक एक करके डंजन में एंटर करने लगे, लेकिन 5 घंटे गुजर गए और 300 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 12 लोग मुश्किल से पास कर पाए। इस साल के कैंडिडेट्स नोटिसेबली वीक थे और एग्जामिनर्स बार बार सिर हिलाकर डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे थे। जल्द ही कॉनर की बारी आती है। अपनी ड्यूअल एटीट्यूड्स के साथ कॉनर डंजन में ऐसे आगे बढ़ता है जैसे उसके रास्ते में कोई खड़ा ना हो। सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो बॉस चेंबर तक पहुंच जाता है। पूरी क्राउड शॉक में गैस्प कर उठती है। अपने से 5 लेवल ऊपर के बॉस का सामना करते हुए कॉनर एस्टॉनिशिंग पावर अनलीश करता है और 5 मिनट से कम समय में उसे क्लियर कर देता है। पूरे फील्ड में चीयर्स गूंज उठते हैं। एक ड्यूअल एट्रीब्यूट डिवाइन मेज सच में टेरिफाइंग होता है। कॉनर को स्पॉन्सर करने वाली ऑरेलियस फैमिली खुशी से झूम उठती है। उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्यूचर में ऑरेलियस फैमिली की अचीवमेंट्स में एक और ब्रिक जोड़ने वाली थी, जिससे फेडरेशन में उनकी सुप्रीम पोजीशन और भी मजबूत हो जाती। आखिरकार मेरी बारी आ गई, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय इंस्ट्रक्टर ने मुझे वीकलिंग समझ लिया था और जानबूझकर सबसे आखिर में शेड्यूल किया था। जैसे ही कॉनर मुझे डंजन एंट्रेंस की तरफ बढ़ते देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि मैंने सच में रजिस्ट्रेशन कराया है। सोफी भी मुझे ध्यान से देख रही थी। उसकी प्रिटी फेस पर हल्की एंटिसिपेशन थी, साथ ही एक ऐसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसके मन में सीक्रेटली यही सवाल घूम रहा था कि कहीं मैं वही मिस्टीरियस फिगर तो नहीं। दूसरी तरफ लाया सार्कास्टिक स्नीयर के साथ बोलती है, कॉनर, कहीं तुम्हारे पेरेंट्स ने वेडिंग गिफ्ट वाला पैसा तुम्हारे भाई की रजिस्ट्रेशन फी भरने में तो इस्तेमाल नहीं कर दिया? कॉनर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी इंस्ट्रक्टर आगे बढ़कर जोर से अनाउंस करता है, इस एग्जाम का फाइनल कैंडिडेट है लायन, क्लास स्वॉर्ड्समैन, लेवल 18। जैसे ही ये वर्ड्स गूंजते हैं, पूरी क्राउड हंसी से फट पड़ती है। ये आदमी पागल है क्या? एक लेवल 18 स्वॉर्ड्समैन बिना गियर के यहाँ खुद की बेइज्जती कराने आया है। अगर लेवल 18 एग्जाम दे सकता है तो क्या मैं लेवल 20 पर इसे सोलो क्लियर कर दूं? यहाँ तक कि लाइव ब्रॉडकास्ट ऑडियंस भी मौकरी में डूब जाती है। हर किसी को यकीन था कि मैं सिर्फ एक जोक हूँ। आखिर एक ऑर्डिनरी टैलेंट वाला लेवल 18 स्वॉर्ड्समैन लेवल 30 वर्चुअल डंजन कैसे चैलेंज कर सकता था? लेकिन इन सारी डाउट्स, मौकरी और कोल्ड स्टेयर्स के बीच मैं कामली डंजन के अंदर कदम रखता हूँ। हर कोई मेरी हर मूवमेंट को ध्यान से देख रहा था। डंजन में एंटर करते ही मैं आसपास नजर दौड़ाता हूँ। ये डार्क फॉरेस्ट की मॉकअप इल्यूजन थी। मिस्ट से ढका हुआ जंगल। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आती है और मैं बिना हेजिटेशन के फॉरेस्ट के अंदर बढ़ जाता हूँ। अगले ही इंस्टेंट पूरे फॉरेस्ट में स्क्रीम्स गूंज उठती हैं। अनगिनत बर्ड्स आसमान की तरफ उड़ पड़ते हैं। क्राउड कंफ्यूजन में गैस्प करती है क्योंकि मेरी फिगर अचानक वैनिश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंटरफेरेंस इमेज को ब्लर कर रही हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि सिर्फ मेरी फिगर ब्लर थी, बाकी सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। तभी अचानक फॉरेस्ट के डीप एरिया से एक बीम ऑफ लाइट इरप्ट होती है। ब्लाइंडिंग रेडियंस पूरी इल्यूजन को फ्लड कर देती है, जिससे देखने वाले सब लोग अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगले ही पल एक थंडरस रोर गूंजती है और शॉक वेव पूरे फील्ड में फैल जाती है। उस रोर के बाद प्लाजा में बना इल्यूजन डंजन पूरी तरह वैनिश हो जाता है। वहाँ सिर्फ मैं खड़ा था, हैंड्स पीछे बांधे हुए, शिमरिंग लाइट में नहाया हुआ। पूरा फील्ड अपरोर में फट पड़ता है। ऑडियंस चिल्लाने लगती है, ओ माय गॉड, इसने पूरा डंजन डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या इसे क्लियर मानेंगे? और इसने जो मूव इस्तेमाल किया वो इंसेन था। आखिर ऐसी हेवेंस शैटरिंग, अर्थ स्प्लिटिंग पावर किस क्लास में हो सकती है? कॉनर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मुझे घूर रहा था। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि एक ट्रैश स्वॉर्डमैन इतनी आसानी से डंजन कैसे क्लियर कर सकता है। एक पल के लिए उसे शक होता है कि शायद मैंने उसकी क्लास गलत पढ़ी हो, लेकिन अगले ही सेकंड वो उस थॉट को रिजेक्ट कर देता है। उसके हिसाब से मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्समैन था। फिर भी उसके अंदर इमेंस फ्रस्ट्रेशन भर जाती है। आखिर वो एक रेयर ड्यूअल एलिमेंट डिवाइन मेज था, लेकिन उसकी क्लियर स्पीड भी एक ट्रैश स्वॉर्ड्समैन से तेज नहीं निकली। दूसरी तरफ लाया पूरी तरह स्टंट थी। क्या डैड की आंखें खराब हो गई हैं या मेरी? क्या सच में लायन स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है? सोफी स्माइलिंग आईज से मुझे देख रही। उसका चेहरा एडमिरेशन से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी सेकंड टियर लेवल 20 पहुंच चुका हूँ। फ्लेम रिज क्लियर करने से मुझे मैसिव एक्सपीरियंस और गियर बूस्ट मिला था, लेकिन मेरा रियल लेवल सिर्फ मुझे पता था। बाकी सब अब भी यही सोच रहे थे कि मैं फर्स्ट टियर लेवल 18 हूँ। ऊपर से मैंने वो ऑरेंज टियर मिथिक इक्विपमेंट पहन रखा था जो डंजन क्लियर से ड्रॉप हुआ था और जिसने मेरी पावर को ड्रामेटिकली बूस्ट कर दिया था। फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी के एग्जामिनर्स भी इस सीन को देखकर स्टंट डिसबिलीफ में थे। उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि एक ट्रैश स्वॉर्ड्समैन क्लास में इतनी हॉरिफाइंग पावर कैसे हो सकती है। तभी प्रॉक्टर जोर से अनाउंस करता है, इस एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी राउंड यहीं कंक्लूड होता है। फाइनलाइज्ड लिस्ट तैयार हो चुकी है। अगला राउंड 3 महीने बाद होगा। 4th टियर से नीचे का कोई भी कैंडिडेट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट माना जाएगा। कॉनर फोर्स्ड स्माइल के साथ मेरे पास आता है। कांग्रेचुलेशंस लैन, लेकिन ये सिर्फ प्रिलिमिनरी राउंड था। उम्मीद है 3 महीने में तुम 4th टियर तक पहुंच जाओगे ताकि आखिरकार पता चल सके हम दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है। कॉनर का लॉजिक सिंपल था। उसके पास पावरफुल फैमिली बैकिंग थी, पर्सनल इंस्ट्रक्टर्स थे, इसलिए 4th टियर तक पहुंचना उसके लिए आसान था। दूसरी तरफ मेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ चाहे कितनी
कितनी भी ओवरवेलमिंग हो, मेरी क्लास ऐसी थी जिसे कोई मेजर पावर रिसोर्सेज देकर सपोर्ट नहीं करना चाहता, और यही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस आसपास नजर घुमाता हूँ और रिपोर्टर्स को हर डायरेक्शन से मेरी तरफ आते देखता हूँ। मैं तुरंत फ्राउन करता हूँ और स्वॉर्ड फ्लाइट इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता हूँ, क्योंकि अभी फेमस होना मेरे लिए डेंजरस था। क्राउड फिर गैस्प्स में फट पड़ती है, आखिर ये है कौन? ये उड़ भी सकता है, कहीं ये वही पावर हाउस तो नहीं जिसने फ्लेम रिज सोलो क्लियर किया? अगर ऐसा है तो ये सच में स्वॉर्ड गॉड कहलाने लायक है। सोफी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ मुझे जाते हुए देखती है। ये आदमी सच में मिस्टीरियस है। इतनी टेरिफाइंग पावर वाला इंसान आखिर पहले कभी सुना क्यों नहीं गया? उसके मन में सिर्फ एक ही थॉट था, काश वो मुझे रिक्रूट कर पाती। वही दूसरी तरफ कॉर्नर फ्रस्ट्रेशन से जल रहा था। उसकी फिस्ट्स इतनी जोर से क्लेंच थी कि वेन्स तक उभर आई थी। मेरी क्लास इतनी पावरफुल होने के बावजूद मैं अभी भी लायन से स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बस 3 महीने वेट करो, तब मैं तुम्हें हमारे बीच का असली गैप दिखाऊंगा। मीनवाइल एग्जाम ग्राउंड्स छोड़ने के बाद मैं प्रिलिमिनरी राउंड पास होने से खुश नहीं था, क्योंकि अगले राउंड के लिए मुझे 3 महीने में 4th टियर तक पहुंचना ही होगा, और उसके लिए मुझे तेजी से लेवल अप करना पड़ेगा। मैं चलते चलते अपनी गियर ड्रॉप्स काउंट करने लगता हूँ। पर्पल टियर 1425 पीसेस, ब्लू टियर 658 पीसेस, साइन टियर 85 पीसेस, ग्रीन टियर 9 पीसेस, ऑरेंज टियर 2 पीसेस। नॉर्मली कॉमनर्स मेनली पर्पल और ब्लू गियर पहनते हैं। सेकंड टियर पर्पल गियर मार्केट में कुछ 100 से लेकर 1000 गोल्ड तक बिकता है, जबकि ब्लू गियर की कीमत हजारों में होती है। साइन गियर उससे भी कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होता है, जिसकी कीमत अक्सर टेंस ऑफ थाउजेंड्स में होती है, और उसकी क्वांटिटी भी बेहद रेयर होती है। सब कुछ जोड़ने पर मेरी टोटल एसेट्स 1 मिलियन गोल्ड से ऊपर पहुंच चुकी थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उन 2 मिथिक टियर पीसेस में था। बो ऑफ डार्कनेस, ऑरेंज टियर मिथिक इक्विपमेंट, अटैक पावर 1000, अटैक स्पीड 60%, क्रिटिकल स्ट्राइक 20%, आर्मर पेनिट्रेशन 20, पैसिव एबिलिटी डार्क बाइंड, डार्कनेस की डेप्थ से एनिमीज को 3 सेकंड्स तक रिस्ट्रेन कर सकता है। ड्रॉप रेट एक्सट्रीमली लो, डार्क फॉरेस्ट क्लियर करने पर ड्रॉप होने का चांस। इन एब्सोल्युटली इनसेन स्टैट्स को पढ़ने के बाद मेरी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। मार्केट में ऐसी आइटम लिटरली प्राइसलेस मानी जाती है। ये आसानी से 10 मिलियन गोल्ड से भी ज्यादा में बिक सकता था। आर्चर्स तो इसे पाने के लिए अपना घर का हर बर्तन तक बेच देते और खून पसीना एक कर देते। और इसके ऊपर मेरे पास फ्लेम किंग सॉर्ड डिली, ऑरेंज टियर मिथिकल इक्विपमेंट, अटैक पावर 1000, अटैक स्पीड 50%, क्रिटिकल स्ट्राइक 20%, आर्मर पेनिट्रेशन 20, पैसिव एबिलिटी बर्न 10 सेकंड्स तक 300 ट्रू डैमेज डील करती है, और डैमेज लेवल के साथ स्केल होता है। ब्लेजिंग किंग सॉर्ड रेजिंग फ्लेम से सांस लेती हुई लगती थी। ड्रॉप रेट एक्सट्रीमली लो, फ्लेम रिच क्लैय करने पर ड्रॉप होने का चांस। मैं फिर से पूरी तरह स्टन रह जाता हूँ। ये पूरी दुनिया की एकमात्र फ्लेम किंग सॉर्ड थी, और दोनों डंजन क्लियर्स ने मुझे मिथिक वेपन्स दिए थे, बो ऑफ डार्कनेस और फ्लेम किंग सॉर्ड। मेरी लक सच में इंसेन थी। ऐसा लग रहा था जैसे आरएनजी गॉड्स खुद मुझ पर मुस्कुरा रहे हो। फ्लेम किंग सॉर्ड की लक तो बिल्कुल अनरियल थी, जैसे हेवेंस ने पर्सनली ब्लेस किया हो। लेकिन बो ऑफ डार्कनेस मेरी क्लास को सूट नहीं करता था, इसलिए मैं उसे बेचने के बारे में सोच रहा था। अगर डील हो गई तो मैं इंस्टेंटली मल्टी मिलियनियर बन जाऊंगा। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी वेल्थ किसी को कंफर्टेबली मिडिल क्लास बना देती थी। पैसा कमाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। बाकी किसी भी इंसान को डंजन क्लियर करने के लिए पूरी गिल्ड मोबिलाइज करनी पड़ती या आर्मी भेजनी पड़ती। कॉस्ट इतनी ह्यूज होती कि मिथिक गियर मिलने के बाद भी एक्सपेंसेस रिकवर नहीं होते। सिर्फ मेरी फ्रीकिश टैलेंट ही 0 कॉस्ट क्लियर कर सकती थी, और जो मैंने किया था उसे दुनिया में कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ये सोचकर मैं खुद को ग्रिन करने से रोक नहीं पाता। इस बार सच में जैकपॉट लग गया था। कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी ओवर 20 मिलियन गोल्ड तक पहुंच रही थी। घर लौटने के बाद कॉर्नर और मेरे पेरेंट्स टीवी पर न्यूज देख रहे थे। स्क्रीन पर एक फेसलेस फिगर आसमान की तरफ शूट करता दिख रहा था, और सिर्फ एक्सप्लोजन की रेजिडुअल फोर्स ही पूरे माउंटेन के मॉन्स्टर्स को वाइप आउट कर रही थी। मदर शॉक में सांस खींचती हैं। ये इंसान अनबिलीवेबल है। फादर भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाते हैं। सिर्फ आफ्टर शॉक से पूरे माउंटेन के बीस्ट्स खत्म कर दिए। इसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल होगी, ट्रूली अर्थ शेकिंग। लेकिन मैं पूरी तरह स्टन रह जाता हूँ। वेट, ये तो मैं हूँ। कॉर्नर एक्साइटमेंट में मेरी तरफ मुड़ता है। लायन, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, मैं आज ये इवेंट लाइव विटनेस कर रहा था। मैंने उस बॉस को डंजन क्लियर करते अपनी आंखों से देखा। एब्सोल्युटली इनसेन, इतना स्ट्रॉन्ग कि डर लगे। अगर तुम वहां होते ना, तुम्हारा भी जॉ फ्लोर पर गिर जाता। और सोचो, उसके पास सिर्फ ऑर्डिनरी वेपन था। माइंड ब्लोइंग। कॉर्नर जितना बोलता जाता है उतना ही एक्साइटेड होता जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे टीवी पर दिख रहा आदमी वही खुद हो। उसकी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आता हंसूं या रोऊं। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं न्यूज पर सॉर्ड गॉड का टाइटल लेकर आऊंगा। मैं अभी सिर्फ सेकंड टियर हूँ, इतने टेरिफाइंग नाम के लायक भी नहीं, लेकिन दुनिया ने ऑलरेडी टीवी वाले फिगर को सुप्रीम एक्सपर्ट मान लिया था। फादर एडमिरेशन से साय करते हैं। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को इतना स्ट्रॉन्ग देखा है। सिर्फ ऑर्डिनरी सॉर्ड से अकेले गोल्डन डंजन क्लियर कर दिया। उसकी स्ट्रेंथ बियॉन्ड बिलीफ है। कौरव तुरंत अग्री करता है। एब्सोल्युटली, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि सॉर्ड गॉड की स्ट्रेंथ अकेले एक पूरी गिल्ड या नोबल फैमिली के बराबर है। अगर कोई ऑर्डिनरी फैक्शन उसे रिक्रूट कर ले तो वो इंस्टेंट कॉन्टिनेंट के टॉप पर पहुंच जाएगी। ये कहते हुए कॉर्नर रिग्रेट से सिर हिलाता है। क्या शेम है, जब तक हम पहुंचे वो ऑलरेडी गायब हो चुका था। मैं वहां चुपचाप बैठा उनकी बातें सुनता रहता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ इतना बड़ा डील भी नहीं था। मैं तो बस 10,000 स्वॉर्ड्स कन्वर्जेंस स्किल टेस्ट करना चाहता था, लेकिन समहाउ उसी एक मूव ने इतना सेंसेशन क्रिएट कर दिया कि पूरी दुनिया मुझे ढूंढ रही थी।
तभी कॉनर प्राउडली अनाउंस करता है, मॉम डैड, मैंने आज फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी का प्रिलिमिनरी राउंड पास कर लिया है। पेरेंट्स खुशी से भर जाते हैं। अगर कॉनर सीक्रेट मिलिट्री एकेडमी में एंटर कर गया तो लिन फैमिली पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं कैजुअली मेंशन करता हूं कि मैंने भी पास किया है, लेकिन फादर की ब्राउज तुरंत सिकुड़ जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि एक स्वॉर्ड्समैन ट्रायल कैसे पास कर सकता है, इसलिए वो कोल्ड टोन में पूछते हैं कि क्या मैंने चीटिंग की, कोई अंडरहैंड ट्रिक यूज की। उनकी नजर में स्वॉर्ड्समैन क्लास सिर्फ दूसरे लोगों की स्लेव लेबर बनने के लिए पैदा होती है। ऐसी क्लास किसी टेस्ट को ऑनेस्टली पास नहीं कर सकती। ये सुनते ही मेरा चेहरा डार्क हो जाता है। मैंने सोचा था फैमिली से प्रेज मिलेगा, लेकिन इंस्टेड मुझे एक्यूजेशंस मिल रहे थे। मैं कॉनर की तरफ इशारा करके कहता हूँ, कॉनर भी वहाँ था, अगर विश्वास नहीं है तो उससे पूछ लीजिए। लेकिन जैसे ही सबकी नजर कॉनर पर जाती है वो हकलाने लगता है और कुछ नहीं बोलता। फादर कंटेम्प्ट से स्कॉफ करते हैं, सिर्फ पास कर लेने से खुद को स्पेशल मत समझो। स्वॉर्ड्समैन क्लास फंडामेंटली गरीब लोगों के लिए सूटेबल नहीं होती। सिर्फ कॉनर ही लिन फैमिली को ग्लोरी दिला सकता है। मदर फादर का हाथ पकड़कर उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। इतना मत बोलिए, लायन पास हुआ है, हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। लेकिन फादर तुरंत पलट कर कहते हैं, कौन स्वॉर्ड्समैन बनता है? वो क्लास जो गोल्ड के पहाड़ निगल जाती है। कौन उस पर इन्वेस्ट करेगा और उसे ग्रो करने देगा? हमारे कॉनर की डुअल एलिमेंट मेज क्लास को देखो, कितने लोग उसकी लेवलिंग स्पॉन्सर करने के लिए लड़ रहे हैं। उसके लिए सब कितना ईजी है। मेरा दिल पत्थर की तरह नीचे डूब जाता है। तो फादर की नजर में मेरी इतनी ही वैल्यू थी, लेकिन उसी मोमेंट मेरे अंदर डिफाइंस की आग भी जल उठती है। मैं सीक्रेट मिलिट्री एकेडमी में जरूर एंटर करूंगा। मैं अपने दम पर 4th टियर तक पहुंचूंगा। मैं साइलेंटली रिजॉल्व कर लेता हूं कि सबसे पहले घर छोड़ूंगा, अपनी जगह खरीदूंगा और अकेले रहूंगा। यहाँ रहना प्योर टॉर्चर था। उसके बाद अपना पूरा टाइम सिर्फ ट्रेनिंग और लेवलिंग पर फोकस करूंगा। तभी कॉनर स्माइल के साथ एक और गुड न्यूज अनाउंस करता है, ऑरलीज फैमिली ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उन्होंने मुझे एक विला भी दिया है। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ वहाँ मूव करें। फादर का चेहरा खुशी से चमक उठता है, लेकिन तभी मैं बोल पड़ता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। मदर एंग्शियस होकर पूछती है, क्यों? मैं कोई कैजुअल एक्सक्यूज देने ही वाला था कि फादर बीच में काट देते हैं। ठीक है, इसे पुराने घर में ही रहने दो, कम से कम सफाई तो करेगा। अगले दिन सुबह सुबह मैं घर छोड़ देता हूँ। प्लान सिंपल था, गियर बेचूंगा, पैसे से नई जगह खरीदूंगा और अकेले रहूंगा। मैं सीधे लग्जरी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल पड़ता हूँ। बो ऑफ डार्कनेस वैसे भी मेरी क्लास के काम का नहीं था, इसलिए उसे बेचने का फैसला कर चुका था। जैसे ही मैं लग्जरी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कदम रखता हूँ, प्रोफेशनल यूनिफॉर्म पहने एक बेहद खूबसूरत वुमन मेरी तरफ बढ़ती है। सर, यहाँ बाय करने आए हैं या सेल? उस वुमन का नाम रूबी था, लग्जरी डिस्ट्रिक्ट की मैनेजर। वो मुस्कुराते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है। उसके हिसाब से मेरे कपड़ों की टोटल कीमत 1000 गोल्ड भी नहीं होगी। साफ दिख रहा था कि मैं कोई इनएक्सपीरियंस्ड यंग किड हूँ, शायद बैरली फर्स्ट ईयर स्ट्रेंथ वाला। रूबी ऐसे लोगों को बहुत देख चुकी थी, विंडो शॉपर्स जो लग्जरी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ घूमने आते हैं, खरीदते कुछ नहीं। इसलिए वो खुद मेरे पास आई थी ताकि इनडायरेक्टली हिंट दे सके कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मैं कामली कहता हूँ, मैं गियर सेल करने आया हूँ। बोलते हुए मेरी नजर रूबी के लवली फेस पर टिक जाती। ये सुनकर रूबी मोमेंट भर के लिए फ्रीज हो जाती। क्या मैंने इसे गलत जज कर लिया? इतने चीप क्लोथ्स पहने कोई लड़का गियर सेल करने आया है? स्केप्टिकल होकर रूबी फिर कंफर्म करती। मेरा ब्राउ इरिटेशन से सिकुड़ जाता है। मेरे पास ऑरेंज टीआर मिथिक इक्विपमेंट है सेल करने के लिए, हैंडल कर पाऊंगी? जैसे ही ये वर्ड्स निकलते हैं, रूबी का दिमाग जैसे एक्सप्लोड हो जाता है। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। सर, आपका नाम जान सकती हूँ? प्लीज मेरे साथ आइए, वीआईपी रूम में डिटेल में बात करते हैं। कुछ देर बाद मैं वीआईपी रूम में बैठा था। मेरे सामने कॉफी रखी हुई थी, लेकिन रूबी अभी भी पूरी तरह बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मेरे पास मिथिक इक्विपमेंट हो सकती है। ऐसी आइटम्स पूरी दुनिया में गिनी चुनी थी। आखिर कोई रैंडम यंग मैन के हाथ में ऐसी चीज कैसे आ सकती थी? लेकिन अगले ही सेकंड मैं सीधे बो ऑफ डार्कनेस बाहर निकाल देता हूँ। डार्क मैजिक की लहर पूरे बो को कवर कर लेती है। रूम की लाइट्स इंस्टेंट डिम हो जाती है। ऑरेंज टीयर वेपन की सडन अपीयरेंस रूबी की आंखों को उस पे लॉक कर देती है। वो नजर ही नहीं हटा पाती। बो ऑफ डार्कनेस के स्टैट्स चेक करते ही उसका शॉक और बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी ऑरेंज टीयर वेपन थी जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तभी उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी स्ट्राइक करती है। कल मैंने सुना था किसी ने डार्क फॉरेस्ट क्लियर किया, कहीं आप वही स्वॉर्ड गॉड तो नहीं? रूबी डिसबिलीफ के साथ मुझे घूरती है। उसे डेस्परेटली मेरे मुंह से आंसर चाहिए था। स्वॉर्ड गॉड इस वक्त पूरे कॉन्टिनेंट का हॉटेस्ट टॉपिक बन चुका था। काउंटलेस लोग फॉर्चून स्पेंड करने को रेडी थे सिर्फ उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए। लेकिन मैं इतनी जल्दी फेमस नहीं होना चाहता था, वरना कोई भी मुझे टारगेट करके खत्म कर सकता था। इसलिए मैं तुरंत डिनाई कर देता हूँ, मैं बस किसी और की तरफ से सेल कर रहा हूँ। मैं स्वॉर्ड गॉड कैसे हो सकता हूँ? रूबी फिर डम्बफाउंडेड हो जाती है। वो मुझे केयरफुली स्टडी करती है और आखिर डिसाइड करती है कि मेरे स्वॉर्ड गॉड होने के चांसेस बेहद कम है। आखिर मैं बैली 20 साल का लगता हूँ। इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ किसी यंग किड में कैसे हो सकती है? उसकी नजर में स्वॉर्ड गॉड जरूर कोई सुप्रीम एक्सपर्ट होगा। फिर रूबी हल्की एनवी के साथ पूछती है, तो आप स्वॉर्ड गॉड को पर्सनली जानते होंगे? मैं डिसप्लेजर से फ्राउन करता हूँ। तुम्हें उससे क्या मतलब? बस ये बताओ गियर खरीदोगी या नहीं? रूबी तुरंत रियलाइज कर लेती है कि उसने लाइन क्रॉस कर दी। वो रिस्पेक्टफुली अपोलोजाइज करती है और प्रॉमिस करती है कि मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। अगर आपने सेल करने का फाइनल डिसीजन ले लिया है तो हम तुरंत प्रमोशन अरेंज करेंगे और ऑक्शन होल्ड करेंगे। मैं फर्मली इंडिकेट करता हूँ कि डिसीजन ऑलरेडी फाइनल है। रूबी बो ऑफ डार्कनेस लेकर जाने ही वाली थी कि मैं अचानक उसे रोकता हूँ। मेरे पास और भी गियर है बेचने के लिए। मैं एक मैसिव पाइल बाहर निकाल देता हूँ, सिल्वर और गोल्ड टियर इक्विपमेंट का ढेर। फिर कैजुअली कहता हूँ, इनका जैसा ठीक लगे वैसे सेल हैंडल कर लेना। रूबी शॉक में उस 1000+ इक्विपमेंट पाइल को घूरती रह जाती है। आखिर मिथिक गियर लेजेंडरी जरूर होती है, लेकिन एक्चुअल मार्केट तो ऑर्डिनरी इक्विपमेंट ही चलाता है। सिर्फ ये पाइल ही इजीली 10 मिलियन गोल्ड से ऊपर बिक सकती थी। ऑर्डिनरी गियर ही मेन स्ट्रीम
चॉइस थी और ये पूरा हॉल मिनिमम 10 मिलियन गोल्ड वर्थ का था। अब जाकर रूबी सच में मुझे फ्रेश आइज से देखने लगती है। शुक्र था उसने सिर्फ अपीयरेंस देखकर मुझे जज नहीं किया, वरना इतनी ह्यूज कमीशन उसके हाथ से निकल जाती। वो बताती है कि रेगुलर गियर का पेमेंट जल्दी हो जाएगा, लेकिन बो ऑफ डार्कनेस को सेल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो वीआईपी रूम से बाहर चली जाती है। रूबी के जाने के बाद मैं कुछ ग्रीन प्लैटिनम गियर निकालता हूँ जो मैंने पर्सनल यूज के लिए बचा के रखे थे। पहला पीस था फ्लेम क्यूरास, डिफेंस प्लस 500, स्ट्रेंथ प्लस 50%, पैसिव एबिलिटी बर्न, आसपास के एनिमीज को स्कॉर्च करता है और हर सेकंड 100 डैमेज देता है। इसके अलावा मेरे पास फ्लेम ग्रीव्स, फ्लेम हेल्म और फ्लेम सेट के बाकी पीसेस भी थे, और जब इन्हें फ्लेम किंग स्वॉर्ड के साथ पेयर किया जाए तो पूरा लोड आउट एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट लगता है। मेरी पुरानी रैगेड अपीयरेंस से इन्फिनाइटली बेटर, और अब मैं ऑफिशियली सेकंड टियर पहुंच चुका था, यानी कॉन्टिनेंट के वास्ट मेजॉरिटी ऑर्डिनरी प्रोफेशनल से ऊपर। ट्रूली एक्सपर्ट रियल में एंटर कर चुका था। अगर मैं अपने किलिंग मूव्स अनलीश कर दूं तो थर्ड टियर पावर हाउस से भी फाइट कर सकता हूं। मैं डिसाइड करता हूं थोड़ा बाहर घूमूं। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूं, पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, लॉन्ग टाइम नो सी बडी, यहाँ क्या कर रहे हो? एक शार्प सूट पहना आदमी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आता है और शोल्डर पर हाथ रख देता है। उसकी आईज मेरी शैबी आउटफिट को स्कैन करती है और उनमें कंटेम्प्ट की फ्लैश चमक जाती है। बडी कैसे हो आजकल? उसे देखते ही मैं इंस्टिंक्टिवली फ्राउन कर लेता हूँ। उस आदमी का नाम मार्विन था, मेरा हाई स्कूल क्लासमेट, लेकिन मुझे उससे स्लाइटेस्ट फॉन्डनेस भी नहीं थी। हाई स्कूल में मेरी एक वेल्दी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मार्विन ने दूसरे लड़के के साथ मिलकर उसे मुझसे दूर कर दिया। उसने मेरी बैक स्टैब की। वो दूसरा लड़का भी रिच एयर था। मार्विन ने फेवर पाने के लिए मुझे बेच दिया। जब तक मुझे सच्चाई पता चली बहुत देर हो चुकी थी। मेरा रिलेशनशिप ऑलमोस्ट बियॉन्ड रिपेयर हो चुका था। हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड एक्चुअली उस रिच एयर को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनका प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आज मार्विन इतना पॉलिश्ड और सक्सेसफुल दिख रहा था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसी वेल्दी यंग मास्टर से चिपक गया था। ऐसे स्नेक जैसे इंसान को देखकर ऑब्वियसली मेरा मूड खराब ही होना था। मार्विन क्लियरली समझ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन उसे स्लाइटेस्ट रिग्रेट नहीं था। आखिर उसकी नजर में दुनिया का रूल सिंपल था, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। अगर उसने उस वक्त मुझे बिट्रे नहीं किया होता तो आज उसे ये ग्लोरी नहीं मिलती। उसके लिए एक दोस्त को सैक्रिफाइस करना कुछ भी नहीं था। जरूरत पड़े तो वो अपनी वाइफ तक भेज देता और उसे भी वर्थ इट पाता। मार्विन स्माइल करके कहता है, बड़ी मैं ऑनेस्टली तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हें एक लेग अप देना चाहता हूँ। यंग मास्टर लूकस ने कहा है अगर तुम मोना से खुद बोल दो कि तुम उसके लायक नहीं हो तो वो तुम्हें एग्जीक्यूटिव पोजीशन देगा, एनुअल सैलरी 1 मिलियन गोल्ड। मेरी आंखें धीरे धीरे नैरो हो जाती हैं। कितना लाफेबल था ये सब। मैं ऐसा कुछ करूंगा? इम्पॉसिबल। मैं कोल्डली अपना सिर घुमाता हूँ और वहाँ से जाने लगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। मार्विन तुरंत पीछे से आवाज लगाता है, लायन तुम अभी भी मोना के बारे में सोच रहे हो क्या? मेरी मानो और अब छोड़ दो। तुम्हें अंदाजा भी है वो अब कितनी स्ट्रांग हो चुकी है और यंग मास्टर लूकस कितना पावरफुल है। दोनों बहुत पहले ही 4th टियर पहुंच चुके हैं और 2 महीने बाद सेक्रेड मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम देने वाले हैं। तुम और मैं सिर्फ कॉमनर्स हैं। उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से फंडामेंटली अलग। अगर तुम बस यंग मास्टर लूकस के सामने सिर झुका दो तो तुम्हें 1 मिलियन गोल्ड एनुअल सैलरी मिल जाएगी। इतनी रकम तो बहुत लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। मैं कोल्ड लाफ छोड़ता हूँ, फॉरगेट इट। मैं तुम्हारी तरह लैप डॉग नहीं। मेरी फर्म एटीट्यूड देखकर मार्विन आखिर परसुएजन छोड़ देता है। वो रिग्रेटफुल टोन में सिर हिलाता है, क्या शेम है। तभी उसकी सेक्रेटरी आगे बढ़कर रिमाइंड करती है, मिस्टर मार्विन, बो ऑफ डार्कनेस की ऑक्शन शुरू होने वाली, हमें जल्दी पहुंचना होगा। ये सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड होता हूँ। बो ऑफ डार्कनेस बेयरली मार्केट में आया था और ऑलरेडी हर मेजर फैक्शन का अटेंशन खींच चुका था। लगता है मार्विन आज ली फैमिली की तरफ से इस वेपन के लिए आया है। वो एरोगेंट टोन में कहता है, ये वेपन मैं हर हाल में लेकर जाऊंगा। मैं तो तुम्हें भी साथ ले जाने वाला था ताकि मिथिक इक्विपमेंट कैसी होती है देख सको, लेकिन जब तुमने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो भूल जाओ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ जाती है। ये आदमी मुझे वही वेपन दिखाने ले जाना चाहता है जो मैं खुद बेच रहा हूँ। सच में सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक। मैं कंटेम्प्ट से स्कॉफ करता हूँ और वहां से वापस वीआईपी रूम की तरफ चल देता हूँ। जैसे ही रूबी मुझे देखती है एक्साइटमेंट से बोल पड़ती है, मिस्टर लायन, बो ऑफ डार्कनेस की ऑक्शन आधे घंटे में शुरू होगी। आज कई बिग बायर्स आए हैं। बिग बायर्स का मतलब था मैसिव फाइनल प्राइस और उसकी कमीशन भी उसी हिसाब से बढ़ती। अब वो मुझे ऑलमोस्ट फीवरिश नजरों से देख रही थी, जैसे मैं उसका पर्सनल मील टिकट हूँ। आधे घंटे बाद वीआईपी रूम की एलसीडी स्क्रीन पर लाइव ऑक्शन फीड शुरू हो जाती है। हर बिडर की ऑफर स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। बो ऑफ डार्कनेस की स्टार्टिंग प्राइस थी 10 मिलियन गोल्ड, मिनिमम इंक्रीमेंट 500,000 गोल्ड। ऑक्शन शुरू होते ही ऑरेलियस फैमिली तुरंत 11 मिलियन बिड कर देती है। थोड़ी ही देर में प्राइस 13,500,000 तक शूट कर जाती है। फिर मोमेंटम धीरे धीरे स्लो होने लगता है। आखिर कोई 15 मिलियन बिड करता है और बाकी सब शांत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बिडर का नाम देखता हूँ मेरी आंखें हल्की चौड़ी हो जाती हैं। ली ग्रुप, यानी ये मार्विन की तरफ से बिड थी। मैं कोल्ड लाफ छोड़ता हूँ और रूबी से पूछता हूँ, क्या मैं खुद बिडिंग में ज्वाइन कर सकता हूँ? रूबी मूवमेंट भर हेजिटेट करती है। टेक्निकली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद ही वापस जीत लिया तो आपको कमीशन फिर भी पे करनी होगी। उसका आंसर मिलते ही मैं तुरंत बोलता हूँ, 19,500,000 बिड करो। अर्लियर मैंने मार्विन को कहते सुना था कि ली फैमिली बो ऑफ डार्कनेस हर कीमत पर चाहती है, इसलिए मैंने गैम्बल करने का फैसला किया। प्राइस को 20 मिलियन तक पुश करके मार्विन को ब्लीड ड्राई करना चाहता था। ये अमाउंट सुनते ही रूबी स्टन रह जाती है। मिस्टर लायन, आप सीरियस हैं? अगर किसी ने काउंटर बिड नहीं की तो वेपन वापस आपके पास आएगी और एक्सचेंज की सेवरल मिलियन फीस भी देनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करता। क्विकली बिड सबमिट करो। फाइनल बिडिंग राउंड शुरू होने वाली थी। रूबी आखिर हेजिटेशन छोड़ देती है। उसे मेरी पेमेंट कैपेबिलिटी की चिंता नहीं थी, क्योंकि अर्लियर वाले 1000+ गियर पीसेस ही 10 मिलियन से ऊपर थे। वो जल्दी से कॉल करती है और स्क्रीन पर नंबर इंस्टेंट 15 मिलियन से जंप होकर
19,500,000 हो जाता है। पूरा ऑक्शन हॉल शॉक में चला जाता है। चाहे बो ऑफ डार्कनेस कितनी भी अमेजिंग हो, उसकी इतनी प्राइस इम्पॉसिबल लग रही थी। रूबी टेंशन में लिटरली स्वेटिंग करने लगती है। अगर किसी ने काउंटर बिड नहीं की तो ये ऑरेंज टियर वेपन वापस मेरे पास आएगी और मुझे एक्सचेंज को ह्यूज फीस पे करनी पड़ेगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। ऑक्शन खत्म होने के करीब थी। मीनवाइल दूसरे वीआईपी रूम में माविन रेज से जल रहा था। कौन हरामी मेरे अगेंस्ट बिड कर रहा है? ली फैमिली ने उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था। बो ऑफ डार्कनेस हर हाल में वापस लानी थी। वो इस वेपन से अपने इंटरनल एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ बूस्ट करना चाहते थे, इसलिए माविन को 15 मिलियन गोल्ड देकर भेजा गया था। लेकिन अब कोई आउटसाइडर बीच में घुस आया है। मिशन कंप्लीट करने के लिए मार्विन को अपनी पॉकेट से पैसा डालना पड़ रहा था। अगर असाइनमेंट फेम हो गया तो उसकी पोजीशन खत्म, सब कुछ छिन जाएगा। उसने सालों में जो 5 मिलियन सेव किए थे वो एक इंस्टेंट में उड़ने वाले थे। उसका दिल लिटरली खून रो रहा था। दूसरी तरफ मैं नर्वस होकर सामने की स्क्रीन को घूर रहा था। उम्मीद कर रहा था कि मेरा गैम्बल सही निकले। फाइनल सेकंड्स में अचानक स्क्रीन पर प्राइस जंप करती है, सीधे 20 मिलियन गोल्ड। मैं राहत की लंबी सांस छोड़ता हूँ। रूबी अमेजमेंट से मुझे देखती है। आपको कैसे पता था कि कोई डेफिनेटली काउंटर बिड करेगा? प्राइस एवरेज से पूरे 7 मिलियन ऊपर जा चुकी थी। वो एडमिरेशन से कहती है, मिस्टर लायन आप इनक्रेडिबल है। आपको कैसे कॉन्फिडेंस था? मैं बस मिस्टीरियस स्माइल देता हूँ, सीक्रेट है। ऑक्शन खत्म होने के बाद रूबी मुझे बताती है कि 1000 प्लस गियर पीसेस की टोटल वैल्यू 13,450,000 गोल्ड निकली। बो ऑफ डार्कनेस की 20 मिलियन ऑक्शन ऐड करके और 10% कमीशन काटने के बाद टोटल अमाउंट बनता है 31,450,000 गोल्ड। ये पूरी रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इतना कहकर रूबी रूम से बाहर चली जाती है। कुछ मोमेंट्स बाद मुझे मैसिव ट्रांसफर रिसीव हो जाता है। अब मेरे पास हाउस खरीदने लायक पैसे थे, लेकिन सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ वो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलकर एक एक्सट्रीमली रेयर स्किल बुक खरीदना, डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड आर्ट। एंडलेस स्वॉर्ड इंटेंट ट्रिगर होने के बाद ये इवॉल्व होकर स्वॉर्ड डेमन्स डांस बन जाती है। ऐसी स्किल जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेरी स्ट्रेंथ 200% बूस्ट कर देती है। मेरा हार्ट एक्साइटमेंट से रेस करने लगता है। अब समझ आया ये स्किल इतनी रेयर क्यों थी। इतनी इंसेन स्किल के लिए लोग पागल होकर फाइट करेंगे ही। हाई टियर स्किल बुक्स कॉम्बैट स्ट्रेंथ में लीप्स लेकर आती है। स्वॉर्ड डेमन्स डांस के साथ मैं अपने लेवल से ऊपर के एनिमीज से फाइट कर सकता हूँ। और सबसे टेरिफाइंग बात, ये स्किल एक बार और इवॉल्व कर सकती है और तब इसका बफ सिर्फ 200% नहीं रहेगा, इजिली 1000% तक जा सकता है। यहाँ का बिजनेस खत्म करके मैं सीधे विला डिस्ट्रिक्ट पहुंचता हूँ और इंस्टेंटली 10 मिलियन गोल्ड में एक विला खरीद लेता हूँ। सेल्स वुमन पूरी तरह स्टन रह जाती। अपने नए घर को देखते हुए अचानक मेरा मन मदर को कॉल करने का करता है। दूसरी तरफ वो शायद कुकिंग कर रही थी। नाइफ चॉपिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो एंग्शियसली पूछती है, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे सारे फोन्स बंद आ रहा है। आज पूरा दिन शिफ्टिंग में निकल गया और तुमसे कांटेक्ट न होने की वजह से मैं बहुत वरिड थी। ये सुनकर मैं हेजिटेट करता हूँ। सोचता हूँ क्या उन्हें बताऊं कि मैंने खुद की विला खरीद ली है। तभी बैकग्राउंड में फादर की एंग्री वॉइस सुनाई देती है। वो ब्राट आज शिफ्टिंग के टाइम कहाँ गायब हो गया? इतना भी नहीं पता कि आकर हेल्प करनी चाहिए? ये सुनते ही मेरी आंखें इंस्टेंटली डार्क हो जाती हैं। सिंस मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी कॉर्नर की विला में मूव कर चुके थे, मैं डिसाइड करता हूँ उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इंस्टेड मैं मदर से कहता हूँ कि मुझे बास्केटबॉल जॉब मिल गई, फूड और लॉजिंग इंक्लूडेड। 2.5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर उनसे कहता हूँ कि आप वहाँ आराम से रहिए, मौका मिला तो मिलने आऊंगा। थोड़ी देर स्मॉल टॉक के बाद मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर देता। एम्प्टी विला को देखते हुए मेरा दिल भारी हो जाता। काफी देर तक मैं चुप खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे मेरी गेज हार्ड हो जाती। सेक्रेड मिलिट्री एकेडमी के जीनियसेस के अगेंस्ट कम्पीट करना डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाला था। लूकस, ली, मोना और कॉनर सब पार्टिसिपेट करने वाले थे, इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनना था। मैं एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता। तुरंत विला छोड़कर एक नए डंजन की तरफ निकल पड़ता हूँ, फैंटम फॉरेस्ट। ये सेकंड टियर डंजन फ्लेम रिच से कहीं ज्यादा डेंजरस थी। अंदर मौजूद हर बीस्ट सेकंड टियर लेवल का था। डंजन एडमिनिस्ट्रेटर मेरी सेकंड टियर स्ट्रेंथ कंफर्म करता है और मुझे एंट्री दे देता है। मैं आसपास नजर दौड़ाता हूँ। आउटर एज पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल खड़े थे। हर किसी से पावरफुल ऑरा निकल रही थी। सारे के सारे डोमिनेटिंग सेकंड टियर एक्सपर्ट्स। इनमें से कोई भी अकेले फ्लेम रिच डोमिनेट कर सकता था, लेकिन यहाँ सेकंड टियर डंजन में वो सिर्फ स्मॉल टाइम प्लेयर्स थे। एडमिनिस्ट्रेटर शायद मेरे थॉट्स पढ़ लेता है और कहता है, ये जगह सिर्फ सेकंड टियर लोगों के लिए नहीं है, यहाँ थर्ड टियर पावर हाउसेस भी आते हैं। मैं सरप्राइज होकर पूछता हूँ, लेकिन हायर टियर एक्सपर्ट्स को लोअर टियर डंजन्स में एंटर करने की परमिशन नहीं होती ना? एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टीरियस स्माइल देता है। कुछ डंजन्स में वो रूल होता है, लेकिन फैंटम फॉरेस्ट अलग है। ये एक्चुअली मर्ज्ड मैप है। सेकंड टियर लोग सिर्फ आउटर रिम तक ही सूटेबल है। जैसे ही सेंट्रल जोन में जाओगे, डंजन थर्ड टियर बन जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर क्लियरली मेरी स्ट्रेंथ को लुक डाउन करते हुए स्ट्रेंज चकल करता है। तुम जैसे प्यूनी सेकंड टियर किड को तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना अंदर सिर्फ कैनन फॉडर बनोगे। लेकिन मैं बिना हेजिटेशन के उसका सजेशन रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि फैंटम फॉरेस्ट में सेकंड टियर आइटम्स की हाईएस्ट ड्रॉप रेट थी। खासकर एक आइटम स्वॉर्ड हार्ट, जो मेरी पावर ड्रामेटिकली बूस्ट कर सकती थी। एडमिनिस्ट्रेटर देखता है कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, वो ज्यादा फोर्स नहीं करता। शायद पिटी में डिसाइड करता है कि मुझे किसी स्ट्रॉन्गर टीम में असाइन कर दे। मैं थैंक्स बोलकर टीम की तरफ बढ़ता हूँ। डंजन में एंटर करने के लिए एग्जैक्टली 5% पार्टी चाहिए होती है। ये एब्सोल्यूट रूल था, कोई इसे ब्रेक नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही बाकी 4 पार्टी मेंबर्स मुझे देखते हैं, उनके चेहरे कढ़ारी के नीचे जैसे काले पड़ जाते हैं। आंखों में कंटेम्प्ट भर जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें लेवल 20 का वीकलिंग असाइन कर दिया था। मीनवाइल मैं भी उन्हें साइज अप करता हूँ। उनकी ऑरा देखकर साफ था कि हर कोई सेकंड टियर लेवल 50
प्लस पावर हाउस था। मैं तो बस कुछ दिन पहले सेकंड ईयर में एंटर हुआ था। हमारे बीच ह्यूज गैप था। एक यंग मैन जिसके बैक पर बो था इरिटेशन में कंप्लेन करता है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या सोच रहा था, हमें डेड वेट थमा दिया। दूसरा प्रीस्ट डिस्गस्ट से बोलता है, ये गाय सिर्फ लेवल 20 है, प्योर बर्डन। दोनों ओपनली मेरी इंसल्ट करते हैं, जैसे मैं वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। टीम का वॉरियर भी कंटेम्प्ट से मुझे देखता है। उसके हिसाब से मुझे साथ ले जाना प्योर यूजलेसनेस था। लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटर के डिसीजन को कोई ओवरराइड नहीं कर सकता था जब तक मैं वॉलंटरीली विड्रॉ न कर लूं। इसीलिए चारों मुझे विशियस ग्लेयर देते हैं, कोशिश करते हैं कि प्रेशर में मैं खुद ही लीव कर दूं, लेकिन मैं एक्सप्रेशनलेस खड़ा उन्हें स्टेयर करता रहता हूं। क्लियरली विड्रॉ करने का कोई इंटेंशन नहीं। ये देखकर वो डीपली फ्राउन करते हैं, लेकिन जल्दी ही नया प्लान बना लेते हैं। इसे अंदर ले चलते हैं, फिर बाद में डिच कर देंगे। आखिर 4 लोग फॉरेस्ट पुश करने के लिए काफी थे। वो चारों ये बात लिटरली मेरे सामने डिस्कस करते हैं, जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रॉएस्ट फॉर्म। आखिर इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ वर्शिप होती थी, लेकिन उनका ये प्लान एक्चुअली मेरे फेवर में था। मुझे वैसे भी अकेले काम करना ज्यादा पसंद था, उससे सब कुछ आसान हो जाता था। डंजन में एंटर करते ही वो चारों ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक ऑफ कर जाते हैं। उनके जाते ही मैं स्वॉर्ड फ्लाइट एक्टिवेट करता हूँ और आसमान में सोर कर जाता हूँ। सेकंड टियर आइटम्स बॉसेस से हायर रेट पर ड्रॉप होती थी, इसीलिए मुझे सिर्फ बॉसेस हंट करके किल करने थे। मेरी स्किल्स के साथ मैक्स सेकंड टियर लेवल हिट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2.5 घंटे बाद मैं बोन माउंटेन्स पहुंचता हूँ। रूमर्स के मुताबिक यहाँ मैक्स लेवल सेकंड टियर बॉस मौजूद था, बोन जनरल। इन 2.5 घंटों में मैं ऑलरेडी 3 बॉसेस किल कर चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से किसी ने भी वो आइटम ड्रॉप नहीं किया जो मुझे चाहिए था। डिसेंट गियर तक नहीं मिली, हालांकि मेरा लेवल सेकंड टियर 40 तक क्लाइम कर चुका था। ये अब चौथी बॉस लेयर थी जो मैंने लोकेट की थी। मैं अंदर जाने ही वाला था कि पीछे फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं। इंस्टिंक्टिवली मैं मुड़ता हूँ और 5% ग्रुप को देखता हूँ। सबसे आगे एक यंग मैन था जिसके हाथ में स्टाफ और सिर पर ब्लू विजर्ड हैट थी। उसके साइड में मैक्स लेवल सेकंड टियर एल्डर ब्लैक रोब्स में खड़ा था। पीछे 3 और लोग थे और उनमें से 2 को मैं बहुत अच्छे से पहचानता था। वहाँ मेरा डियर ब्रदर कॉनर खड़ा था और लया उसकी आर्म से चिपकी हुई थी। दोनों किसी रोमांटिक एडवेंचर पर आए कपल जैसे बिहेव कर रहे थे। ये साइड देखकर मेरा दिल दर्द से भर जाता है। वो लड़की जो कभी मेरी फियांसे थी अब मेरे भाई की थी। जैसे ही सोफी मुझे देखती है उसके कूल फेस पर स्माइल फैल जाती है। इंसिडेंट के बाद से उसने मुझे दोबारा नहीं देखा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मुलाकात होगी। दूसरी तरफ लया मुझे कंटेम्प्ट से देखती है। उसके हिसाब से सब क्लियर था, चाहे मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाऊं, मैं आखिर सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, अकेले कभी राइज नहीं कर पाऊंगा। ट्रूली स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ कॉर्नर था। पावरफुल क्लास, हाई टैलेंट, मेजर फैक्शन बैकिंग। उसके पावर हाउस बनने में सिर्फ टाइम की बात थी। मैं लया को पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ, जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। फिर कॉर्नर की तरफ देखकर पूछता हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? कॉर्नर कुछ नहीं बोलता। इंस्टेड सोफी स्माइल करते हुए आंसर देती है, हम यहाँ बिजनेस पर आए हैं। क्लैन के एल्डर इन्हें एक्सपीरियंस देने लाए हैं। लेकिन सोफी को मुझसे कामली बात करते देख लया तुरंत स्नीयर करती है, लेडी सोफी चलिए यहाँ से। अगर किसी ने हमें ट्रैश स्वॉर्ड्समैन के साथ खड़ा देख लिया तो हम लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे। ये सुनते ही सोफी स्नैप कर जाती है, तुम चुप रहो कॉर्नर, अपनी वुमेन को कंट्रोल करो, ये मेरी नर्व्स पर चढ़ रही है। कॉर्नर तुरंत हेड लोअर करके अपोलोजाइज करता है, फिर लया को खींचते हुए रिजेंटफुल टोन में बोलता है, मैंने कहा था ना मत आओ, तुम ही इंसिस्ट कर रही थी। अगर लेडी सोफी ऑफेंड हो गई तो पछताओगी। लया स्टार्टल्ड होकर तुरंत चुप हो जाती है, लेकिन फिर भी अंडर हर ब्रेथ बड़बड़ाती है, ट्रैश स्वॉर्ड्समैन से बात करने लायक क्या है? अब तक मेरा उनसे डील करने का बिल्कुल मन नहीं बचा था। मैं टर्न करके जाने लगता हूँ, तभी पीछे से अचानक एक आवाज आती है, यंग मैन जरा रुको। टीम के पीछे खड़ा एल्डरली मैन आगे बढ़ता है। वही स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था, सेकंड टियर लेवल 90 मेज इंस्ट्रक्टर एल्डर डेमियन। वो अपनी बियर्ड सहलाते हुए मुझे केयरफुली स्टडी करता है। ये यंग मैन ऑर्डिनरी नहीं है, इसकी ऑरा एक्चुअली सेकंड टियर की है। ट्रूली इंप्रेसिव। उसके चेहरे पर डीप एडमिरेशन साफ दिख रही थी। एल्डर डेमियन की बात सुनकर सोफी के फेस पर शॉक फैल जाता है। वो स्टन्ड होकर मुझे देखती है। पहली बार जब उसने मुझे देखा था तब मैं सिर्फ फर्स्ट टियर लेवल 18 था और अब सिर्फ कुछ ही दिनों में मैं ऑलरेडी सेकंड टियर पहुंच चुका था। मेरी प्रोग्रेस की स्पीड सच में शॉकिंग थी। कॉर्नर भी मुझे शॉक में घूर रहा था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऑलरेडी सेकंड टियर पहुंच चुका हूं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले इतनी तेजी से लेवल अप कैसे कर रहा हूं। उसे खुद फर्स्ट टियर लेवल 90 तक पहुंचने के लिए कितनी पिल्स निगलनी पड़ी थी ये सिर्फ वही जानता था। इससे उसके मन में सस्पिशन पैदा होता है कि शायद मेरे पीछे कोई पावरफुल बैकर है, लेकिन मेरा फेस डार्क हो जाता है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ओल्ड मैन एक नजर में मेरा रेल्म देख लेगा। इससे मैं अनईजी महसूस करता हूँ। मैं एल्डर डेमियन से पूछता हूँ, आपने कैसे पता लगाया? वो काम टोन में कहते हैं, तुम्हारी ऑरा बेहद रिच है, शार्प और अनमिस्टेकेबल। उसे नोटिस ना करना मुश्किल है। उनकी आंखों में एडमिरेशन उभर आती है। वो गेज किसी ऐसे इंसान की थी जो टैलेंट को ट्रेजर करता हो। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम्हारी ऑरेलियस फैमिली ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है? मैं कुछ देर साइलेंट थॉट में डूब जाता हूँ। अब से मुझे अपनी ऑरा रेन इन करनी होगी, उसे फ्रीली लीक नहीं होने देना, वरना दूसरे लोग तुरंत मेरी हैंड देख लेंगे। मैं पोलाइटली एल्डर डेमियन का इन्विटेशन डिक्लाइन कर देता हूँ। मुझे फ्रीडम पसंद है, मैं किसी बंधन में नहीं रहना चाहता। कॉर्नर क्वाइटली राहत की सांस छोड़ता है। अगर मैं सच में ऑरेलियस फैमिली ज्वाइन कर लेता तो उसे अंदर तक चोट लगती। उसके साइड में खड़ी लाया डिस्डेन से स्कॉफ करती है, अनग्रेटफुल फूल। मेरा रिफ्यूजल सोफी को डिसअपॉइंट
डिसअपॉइंट कर देता है। इतना गिफ्टेड यंग मैन और फिर भी ऑरेलियस फैमिली उसे क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन एल्डर डेमियन लॉस पर ज्यादा ड्वेल नहीं करते। इंस्टेड वो काइंड स्माइल के साथ फिर मेरी तरफ मुड़ते हैं। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? मैं ना डिनाई करता हूँ ना कंफर्म। मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन डिसेंट है। टेलीपोर्टेशन सर्कल तक वापस पहुंच सकता हूँ। ऊपर से मेरे पास स्वॉर्ड फ्लाइट भी है। एक दिन में 1000 मीटर्स ट्रैवल करना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं। तभी सोफी अचानक समझ जाती है। नो वंडर ये अकेला घूम रहा है, शायद अपने कंपेनियन से बिछड़ गया होगा। वो सॉफ्टली बोलती है, ग्रैंडपा डेमियन, इन्हें मैप दे दीजिए। एल्डर डेमियन अपनी स्टोरेज रिंग से मैप निकालते हैं और मेरी तरफ टॉस कर देते हैं। मैं तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे कैच कर लेता हूँ, बिना हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। डंजन के अंदर मैप होना ब्लाइंड वॉन्डरिंग से 1000 गुना बेटर था। इससे अननेसेसरी सर्कल्स में घूमना अवॉइड होता और एफिशिएंसी मैसिवली बढ़ जाती। मैं सोफी की तरफ फिस्ट कट करके थैंक्स बोलता हूँ। वो स्माइल करते हुए हाथ हिलाती है। थैंक करने की जरूरत नहीं, बस एक मैप ही तो है, फिर मिलेंगे। एल्डर डेमियन मेरा लो लेवल देखकर काइंडली एडवाइस करते हैं, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाओ। उनके जाते वक्त दोनों पीछे मुड़कर मुझे कोल्ड और डिस्टेंट आइस से देखते हैं। फिर पांचों वैली के डीपर एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। उन्हें देखकर मैं फ्राउन करता हूँ। क्या ये लोग भी बोन वैली जा रहे हैं? तो फिर मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। मैं तुरंत मैप खोलता हूँ और दूसरे बॉस लोकेशन सर्च करने लगता हूँ। इस मैप के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास नेविगेटर हो। डंजन में एंटर करने वाला हर इंसान ऐसी चीज का सपना देखता था। ऑरेलियस फैमिली सच में जनरस थी। किसी स्ट्रेंजर को ऐसा वैल्यूएबल गिफ्ट देना छोटी बात नहीं थी। मैं मैप पर मार्क्ड बॉसेस स्कैन करता हूँ और बोन वैली से डजन माइल्स दूर एक बॉस लोकेट करता हूँ। वहाँ मौजूद बॉस था 1000 पाउंड एंट किंग, सेकंड टियर लेवल 99 मॉन्स्टर, थर्ड टियर बीस्ट बनने से बस एक स्टेप दूर। मैं बिना हेजिटेशन के लोकेशन पर पहुंच जाता हूँ और फ्लेम किंग स्वॉर्ड समन कर लेता हूँ। फिर तुरंत 10,000 स्वॉर्ड्स कन्वर्जेंस अनलीश करता हूँ। स्वॉर्ड नीचे स्लैश करती है और अगले ही इंस्टेंट जमीन पर फैले एंट मॉन्स्टर्स क्लीनली हाफ में कट जाते हैं। स्ट्रीम्स ऑफ एनर्जी और गियर हर तरफ स्कैटर होती हैं। अगले सेकंड धरती कांप उठती है। स्मॉल हिल जितना विशाल फिगर जमीन के नीचे से बर्स्ट होकर बाहर आता है और मुझे ग्लेयर करता है। वो अपने मरे हुए किन की कॉप्सेस देखकर रेत से भर उठता है। मेरी स्ट्रेंथ खुद से लोअर महसूस करके उसका फ्यूरी और बॉयल करने लगता है। आखिर वो सेकंड टियर मैक्स्ड आउट बॉस था, थर्ड टियर से सिर्फ एक स्टेप दूर, और फिर भी कोई खुद मौत ढूंढते हुए उसकी टेरिटरी में घुस आया था। मैं उस मैसिव एंट को स्टेयर करता हूँ। मैं सही था, यही यहाँ का बॉस है। 1000 पाउंड एंट किंग, सेकंड टियर लेवल 99 मॉन्स्टर। एंट किंग रोर करता है और पिलर जितना मोटा आर्म मेरी तरफ स्लैम कर देता है। मैं स्वॉर्ड उठाकर ब्लॉक करता हूँ, लेकिन क्रशिंग फोर्स मुझे आधा जमीन में गाड़ देती है। मैं तुरंत 10,000 स्वॉर्ड्स कन्वर्जेंस एक्टिवेट करता हूँ, होपिंग कि उसकी आर्म को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दूं। लेकिन एंट किंग सरप्राइजिंगली फास्ट रिएक्ट करता है। वो तुरंत लिम्ब वापस खींच लेता है और कॉशन से मुझे घूरने लगता है। मैं जमीन से बाहर निकलता हूँ, स्वॉर्ड पर लीप करता हूँ और हवा में राइज हो जाता हूँ। एंट किंग स्टन रह जाता है। एक सेकंड टियर नोबडी उड़ कैसे सकता है? लेकिन उसमें फियर नहीं था। वो अपने लेग्स कॉइल करता है और स्काईवर्ड लॉन्च हो जाता है। उसके जॉज वाइड ओपन थे, मुझे पूरा निगल जाने के लिए। तभी अचानक मेरे शरीर से रॉ एनर्जी एक्सप्लोड करती है और एंट किंग को वापस जमीन पर स्मैश कर देती है। बीस्ट अंदर तक शेकन हो जाता है। एक बेयरली सेकंड टियर इंसान उसे पीछे कैसे धकेल सकता है? क्योंकि इस पॉइंट तक मैं ऑलरेडी स्वॉर्ड डीमंस डांस एक्टिवेट कर चुका था। मेरी पावर सर्ज कर रही थी। मेरे शरीर से निकलता प्रेशर हवा को हैवी बना रहा था। एंट किंग की आईज ग्रिम हो जाती हैं। उसे महसूस हो जाता है कि कुछ ऑमिनस आने वाला है, ऐसा स्ट्राइक जो उसकी लाइफ खत्म कर सकता है। वो तुरंत अंडरग्राउंड डाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे मौका नहीं देता। एक कोलोसल स्ट्राइक, 10,000 स्वॉर्ड्स कन्वर्जेंस पूरी फोर्स के साथ नीचे गिरती है और हिल साइज्ड एंट किंग 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। सेकंड टियर एलीट बॉस वहीं स्पॉट पर मर जाता है। बॉस किल करने के बाद मेरा लेवल सेकंड टियर 60 तक राइज कर जाता है। साथ ही कलरफुल गियर का पाइल ड्रॉप होता है, एक ऑरेंज टियर पीस और एक व्हाइट आइटम भी। लेकिन जिस स्वॉर्ड हार्ट की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो कहीं नहीं दिखती। आखिर क्लास एक्सक्लूसिव आइटम्स ऑर्डिनरी गियर से कहीं ज्यादा रेयर होती थी और वो ऑरेंज टियर मिथिक पीस भी स्वॉर्ड्समैन के काम की नहीं थी। लेकिन मेरा अटेंशन ग्रे आइटम पर टिक जाता है। वो एक स्किल बुक थी, 1000 पाउंड स्वॉर्ड आर्ट। मेरी आईज इंस्टेंटली चमक उठती हैं। स्किल बुक्स ओपन मार्केट में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड थी, हर एक फॉर्च्यून के बराबर होती थी और मेरा पैसिव टैलेंट उन्हें हायर टियर स्किल्स में इवॉल्व कर सकता था। सिर्फ इसी वजह से ये ट्रिप ऑलरेडी वर्थ इट बन चुकी थी। मैं स्किल बुक रिफाइन करने ही वाला था कि अचानक डिस्टेंस में एक बीम ऑफ लाइट आसमान में शूट करती है। मेरा अटेंशन तुरंत उधर चला जाता है। डायरेक्शन देखकर साफ था कुछ बोन वैली में हो रहा था। मेरा हार्ट सिंक कर जाता है, कहीं ऑरेलियस फैमिली ट्रबल में तो नहीं। मैं इंस्टेंटली स्किल बुक रिफाइन करने का आइडिया छोड़ देता हूँ और स्वॉर्ड पर चढ़कर उनकी डायरेक्शन में शूट कर जाता हूँ। आखिर जो भी हो, उन्होंने मेरी मदद की थी और वहाँ मेरा ब्रदर भी था। मीनवाइल बोन वैली के डीप एरिया में फियर्स बैटल चल रही थी। काउंटलेस स्केलेटन मिनियंस गोल्डन बैरियर पर स्वॉर्म कर रहे थे। बोन जनरल जो 100 मीटर्स टॉल था और माउंटेन जैसा लूम कर रहा था, अपनी मैसिव बोन ब्लेड से लगातार अटैक्स बरसा रहा था। हर स्ट्राइक के साथ जमीन कांप रही थी, पूरी वैली ट्रेम्बल कर रही थी। एल्डर डेमियन इनकैंटेशन चैंट कर रहे थे। गोल्डन लाइट उनके बॉडी से रेडिएट हो रही थी, लेकिन उनका फेस पेल पड़ चुका क्योंकि वो मुश्किल से ग्रेट बैरियर होल्ड कर पा रहे थे। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि बोन जनरल लेवल अप कर जाएगा। सेकंड टियर लेवल 90 से सीधे लेवल 99 तक क्लाइम करके उनसे भी स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। और सबसे टेरिफाइंग बात, उसकी स्किल स्केलेटन टाइड भी स्ट्रॉन्गर हो चुकी थी। अब वो और भी हायर टियर स्केलेटन सोल्जर्स समन कर रहा था। कॉर्नर पैनिक
पैनिक में स्केलेटन्स को फेंड ऑफ करते हुए अर्जेंटली चिल्लाता है, कोई प्लान सोचो, अगर हम अभी नहीं निकले तो हम सब यहीं मर जाएंगे। उसके साइड में लाया डर से चीख पड़ती है, कॉनर मुझे बचाओ, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। उसकी वीक स्ट्रेंथ के साथ स्केलेटन्स को रोकना आसान नहीं था, यहाँ तक कि सोफी भी पेल पड़ चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा लाइफ और डेथ क्राइसिस फेस नहीं किया था। एंडलेस स्केलेटन मिनियंस लगातार बैरियर पर स्लैम कर रहे थे, जबकि माउंटेन साइज्ड बोन जनरल ऊपर से अपनी जायंट बोन ब्लेड स्विंग कर रहा था। पूरा सीन दुनिया के अंत जैसा लग रहा था। सोफी के अटैक स्केलेटन्स पर बेयरली असर कर रहे थे। उनके बॉडीज बेहद थिक और टफ थे और बोन जनरल के लेवल अप होने के बाद उसके हर समन्ड मिनियन अब सेकंड टियर बन चुके थे। हर बार जब वो अपनी ब्लेड स्विंग करता, हंड्रेड्स बल्कि थाउजेंड्स और स्केलेटन्स पैदा हो जाते। पांचों लोग डेस्परेट फाइट में फंस चुके थे। एस्केप का कोई रास्ता नहीं था। एल्डर डेमियन भारी साई लेते हैं, लेडी सोफी फॉरगिव मी, मुझे आपको यहाँ कभी नहीं लाना चाहिए था। चाहे इस बूढ़े की जान चली जाए, मैं आपको यहाँ से निकालूंगा। दूसरी तरफ लाया डेस्परेशन में चिल्लाती है, ओल्ड मैन, जो भी ट्रिक है अभी यूज करो, बैरियर टूटने वाली है। इस मोमेंट पर उसे ये भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि एल्डर डेमियन ओरेलियस फैमिली से है। उसकी अपनी मिजरेबल लाइफ सबसे पहले थी। सोफी फ्यूरियस ग्लेयर से लाया को घूरती है। उसे रिग्रेट होने लगता है कि वो इसे साथ क्यों लाई। अब तक एल्डर डेमियन डिसीजन ले चुके थे। वो खुद को सैक्रिफाइस करके बाकी सबको बचाएंगे, अपनी लाइफ फोर्स बर्न करेंगे और थोड़ी देर के लिए ट्रिमेंडस पावर हासिल करेंगे। सोफी की आंखों से टीयर्स बहने लगते हैं। वो एल्डर डेमियन को मरते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन रेड फ्लेम्स ऑलरेडी उनके शरीर से राइज होने लगी थी। ऐसी फ्लेम्स जो हीट नहीं देती, सिर्फ फ्लैश और लाइफ को कंज्यूम करती हैं। सोफी चाहे जितनी कोशिश करे, वो उन फ्लेम्स को बुझा नहीं सकती। कॉनर का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ओल्ड मैन सच में अपनी जान देकर उन्हें बचाने को तैयार हो जाएगा। तभी जब सबको अपनी मौत सामने दिख रही थी, वैली के बाहर से एक स्ट्रेंज साउंड गूंजता है। सभी इंस्टेंटली सोर्स की तरफ मुड़ते हैं और अगले ही पल शॉक में जम जाते हैं। यहाँ तक कि एल्डर गेमियन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, उनकी आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती हैं। उनका फेस शॉक में फ्रीज हो जाता है। वैली के माउथ से एक कोलोसल ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी बाहर निकलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रैपिड सक्सेशन में काउंटलेस स्वॉर्ड एनर्जीज इरप्ट होने लगती हैं। जहां जहां स्वॉर्ड एनर्जी गुजरती, स्केलेटन मिनियंस डस्ट बनकर बिखर जाते। ब्लेड्स मल्टीप्लाई होने लगती हैं, स्काई में क्रिस क्रॉस करती हुई सनलाइट तक ब्लॉक हो जाती। पूरा वैली रेजिंग स्वॉर्ड एनर्जी से भर जाता। उस सिल्वर स्टॉर्म के बीच एक फिगर लॉन्ग स्वॉर्ड पर राइड करते हुए हवा में डिसेंड करता है। उसका प्रेजेंस किसी मॉर्टल जैसा नहीं था, जैसे कोई गॉड खुद हेवन से उतर आया हो। ये साइट देखकर सब स्पीचलेस रह जाते हैं। फैंटम फॉरेस्ट में ऐसा मास्टर कब आया? एल्डर डेमियन ने अपनी जिंदगी में काउंटलेस बैटल्स लड़ी थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सीन नहीं देखा था। उन्होंने कभी किसी स्वॉर्ड्समैन को ऐसी टेरिफाइंग पावर वील्ड करते नहीं देखा था। तभी अचानक शॉक्ड क्राई गूंजती है, स्वॉर्ड गॉड! कॉनर इंस्टेंटली पहचान लेता है। फ्लेम रिज वाला सीन वो कभी नहीं भूल सकता था। स्वॉर्ड गॉड की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ उसके दिमाग में हमेशा के लिए एनग्रेव्ड थी। उसे इतने करीब से अटैक करते देख कॉनर एक्साइटमेंट और फियर दोनों से भर जाता है। सोफी औ भरी नजरों से उस फिगर को देखती है। उनकी लक सच में इंसेन थी कि वो स्वॉर्ड गॉड को एक्शन में देख पा रहे थे। सामने का सीन फ्लेम रिज की याद दिला रहा था। फर्क बस इतना था कि स्वॉर्ड गॉड अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। स्वॉर्ड एनर्जी पूरे स्काई में फ्लड हो चुकी थी। स्केलेटन आर्मी एक इंस्टेंट में वाइप आउट हो जाती है। फिगर धीरे धीरे क्लोजर आता है। सब अपनी सांस रोक लेते हैं, डेस्परेट के स्वॉर्ड गॉड का असली चेहरा देखें। लेकिन जैसे ही वो फेस क्लियर होता है, शॉक उन्हें वहीं फ्रीज कर देता है। वो लायन है? एल्डर डेमियन का शरीर डिसबिलीफ में कांप उठता है। वो फिगर वही यंग मैन था जिससे वो कुछ घंटे पहले मिले थे। कॉनर सिर से पैर तक कांपने लगता है। स्वॉर्ड गॉड, मेरा अपना भाई? अगर ये सच है तो क्या वो शुरुआत से ही मुझसे हारता आया है? लाया की प्यूपल्स वायलेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मैं फेमस स्वॉर्ड गॉड हूँ। फिर वो टाइमिंग याद करती है। स्वॉर्ड गॉड की राइज एंगेजमेंट टूटने के अगले दिन शुरू हुई थी। उसकी आईज में वेनेमस हेट्रेड भर जाती है। इसका मतलब क्या है? क्या वो जानबूझकर मेरी ह्यूमिलिएशन कर रहा था? सोफी अपना माउथ कवर कर लेती है। पहली मुलाकात से ही उसे सस्पिशन था कि मैं स्वॉर्ड गॉड हो सकता हूँ, और अब उसका सस्पिशन रियलिटी बन चुका था। बाकी लोग भी स्टन्ड सेंसलेस खड़े थे। उन्हें साफ याद था कि मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ सेकंड टियर थी। फिर मेरे पास ऐसी ओवरवेलमिंग पावर कैसे हो सकती थी? एल्डर डेमियन बिटर लाफ छोड़ते हैं। मैं सच में बूढ़ा और बेकार हो गया हूँ। इन पुरानी आंखों ने ग्रेटनेस को पहचानने में गलती कर दी। अब उन्हें अपना अर्लियर एडवाइस याद आता है, जब उन्होंने स्वॉर्ड गॉड को यहाँ से जल्दी निकल जाने को कहा था। सोचकर खुद पर हंसी आती है, लेकिन अब वो समझ चुके थे कि हम बच गए हैं, इसलिए वो लाइफ सैक्रिफाइस रोक देते हैं। जैसे ही मैं वैली में एंटर करता हूँ, मैं बाकी लोगों की तरफ भी देखता नहीं। मेरी पूरी फोकस सिर्फ बोन जनरल पर थी। नो वंडर एल्डर डेमियन उसे होल्ड नहीं कर पाए। बोन जनरल लेवल अप कर चुका था। अब वो सिर्फ आउटर जोन बॉस नहीं रहा, लेकिन एवोल्यूशन का मतलब ड्रॉप रेट भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होना था। यानी स्वॉर्ड हार्ट मिलने के चांसेस बढ़ गए थे। ये थॉट आते ही एक्साइटमेंट की थ्रिम मेरे अंदर दौड़ जाती है। मैं इंस्टेंटली 10,000 स्वॉर्ड्स कन्वर्जेंस अनलीश करता हूँ। उस मोमेंट में लिटरली गॉड जैसा दिख रहा था। जायंट स्वॉर्ड पर राइड करते हुए काउंटलेस स्वॉर्ड एनर्जीज मेरे साइड में स्वर्ल कर रही थी। फिर सारी ब्लेड्स मर्ज होकर एक सिंगल कोलोसल स्ट्राइक में बदल जाती हैं। 100 मीटर लंबी
जायंट स्वॉर्ड स्ट्राइक। नीचे खड़ी सोफी एक्साइटमेंट से चमकती आंखों से मुझे देख रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट था, ये अनबेरेबली कूल है। एल्डर डेमियन तुरंत बैरियर रीइंफोर्स करते हैं ताकि बाकी लोग फॉल आउट में न फंस जाएं। मैं सॉफ्टली विस्पर करता हूँ, स्ले। मेरे साइड की जायंट ब्लेड लाइटनिंग की तरह बोन जनरल की तरफ शूट करती है। मैसिव स्वॉर्ड पूरा स्काई ब्लॉक कर देती है। वैली पूरी तरह सिल्वर लाइट से फ्लड हो जाती है। उसके आसपास काउंटलेस स्मॉलर स्वॉर्ड एनर्जीज मल्टीप्लाई हो रही थी। उनकी संख्या स्केलेटन सोल्जर्स से भी ज्यादा थी। 100 मीटर टॉल बोन जनरल एक सिंगल स्ट्राइक में शैटर हो जाता है। उसका बॉडी एक्सप्लोड होकर टूटने लगता है। अब मेरी गियर और पावर पहले जैसी नहीं रही थी। मेरे हाथ की मिथिक टियर फ्लेम किंग स्वॉर्ड मेरी पुरानी व्हाइट स्वॉर्ड से काउंटलेस टाइम स्ट्रॉन्गर थी। ऊपर से पूरा प्लैटिनम सेट। मेरी स्टैग्ड अटैक पावर अब थाउजेंड्स में पहुंच चुकी थी। एक सिंगल स्ट्राइक बोन जनरल की हेल्थ का पूरा 1/3 खत्म कर देता है। इस मूव का विजुअल इंपैक्ट एब्सोल्युटली स्टैगरिंग था। सोफी ने अपनी जिंदगी में काउंटलेस पावरफुल स्किल्स देखी थी, लेकिन कभी किसी स्वॉर्ड्समैन की टेक्निक इतनी ऑ इंस्पायरिंग नहीं लगी। दूसरी तरफ कॉर्नर ऑलमोस्ट क्रश्ड दिख रहा था, जैसे डिस्पेयर में डूब गया हो, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ने उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग शैटर कर दी थी। एल्डर डेमियन स्टन्ड साइलेंस में मुझे देखते रहते हैं। मैग्निफिसेंट, ये यंग मैन कंपैरिजन से बियॉन्ड है। उन्होंने काउंटलेस जीनियसेस देखे थे, लेकिन मेरे जैसा पहली बार। मेरी ओवरवेलमिंग माइट उन्हें अंदर तक शेक कर रही थी। वही बोन जनरल जिसने कुछ मोमेंट्स पहले उन्हें डेथ के ब्रिंक पर पहुंचा दिया था, अब मेरे असॉल्ट के नीचे क्लियर एग्जॉशन दिखा रहा था। अब बोन जनरल अपने मिनियंस तक समन नहीं कर पा रहा था। वो पूरी तरह डिफेंसिव पर आ चुका था, किसी रियल काउंटर अटैक की हालत में नहीं था। यहाँ तक कि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज, उसका टेरिफाइंग हेल्थ पूल भी स्वॉर्ड एनर्जी की बारिश के नीचे पीस बाय पीस मेल्ट होने लगा। जल्द ही उसके थाउजेंड्स ऑफ हिट पॉइंट्स खत्म हो जाते। बोन जनरल डिफाइंस में रोर करता है। उसने अभी अभी लेवल अप किया था और अब वो यहीं गिरने वाला था। वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। अगले ही इंस्टेंट उसके हॉलो फेस से पियर्सिंग व्हाइट लाइट बर्स्ट होती। उसका पूरा बॉडी हॉरिफाइंग एनर्जी एक्सप्लोजन रिलीज करता है, जो मुझे तक पीछे धकेल देता है। मेरा ब्राउ फरो हो जाता है। मरने के एज पर पहुंचा बोन जनरल इतनी टेरिफाइंग पावर अभी भी कैसे इरप्ट कर सकता है। नीचे सोफी अपना माउथ कवर करके अलार्म में गैस्प करती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि बोन जनरल अचानक और स्ट्रॉन्गर हो गया। एल्डर डेमियन बोन जनरल को स्टन्ड होकर स्टेयर करते हैं। उनके थॉट्स टर्मोइल में डूब जाते हैं। दिस इज बैड। वो 3rd टियर बॉस में इवॉल्व हो रहा है। बोन जनरल अब ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट रेडिएट कर रहा था, जैसे आसमान में दूसरा मून उगाया। माइल्स तक पूरा एरिया इल्यूमिनेट हो जाता है। धीरे धीरे स्मूथ व्हाइट बोन्स पर फ्लैश बनने लगती है। ब्लड रेड स्किन हॉरिफाइंग क्लैरिटी के साथ एमर्ज होती है। ये साइट देखकर हर कोई स्टन रह जाता है। ये देखकर मेरा एक्सप्रेशन भी ग्रेव हो जाता है। मुझे इमेंस प्रेशर महसूस होता है। बोन जनरल के शरीर पर अब कहीं बोन्स नजर नहीं आती। उनकी जगह रेड टिश्यूज थे, जैसे किसी इंसान की स्किन पूरी तरह नोच ली गई हो। सीन इतना टेरिफाइंग था कि बॉडी तक सिहर उठे। एल्डर डेमियन पजल्ड होकर फ्राउन करते हैं। स्किन क्यों नहीं है? रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब बोन जनरल 3rd टियर इवॉल्व करता है तो वो 100 मीटर टॉल ब्लू जायंट बनता है, लेकिन हमारे सामने तो रॉ फ्लैश वाला रेड जायंट खड़ा है। तभी अचानक उनके माइंड में पॉसिबिलिटी स्ट्राइक करती है, क्या ये फुल्ली इवॉल्व नहीं हुआ? क्या ये सिर्फ हाफ स्टेप 3rd टियर तक पहुंचा है? ये थॉट आते ही एल्डर डेमियन की आईज लाइट अप हो जाती हैं। वो शार्पली क्लैप करते हैं। अब समझ आया, 3rd टियर में एंटर करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी इंस्टेंटली ब्रेक थ्रू नहीं करता। ह्यूमंस को भी स्पेसिफिक आइटम्स चाहिए होती है। मॉन्स्टर्स को तो उससे भी ज्यादा रेयर मटेरियल्स चाहिए। उस आइटम के बिना बोन जनरल ट्रूली 3rd टियर में नहीं जा सकता। ये सिर्फ हाफ वे इवॉल्व हुआ है। लेकिन फिर भी एल्डर डेमियन बार बार साय करते हैं। हाफ एवोल्यूशन के बावजूद बोन जनरल की स्ट्रेंथ अब 2nd टियर से फार बियॉन्ड थी। इवन लाइफ सैक्रिफाइस यूज करके भी वो उसे स्क्रैच तक नहीं कर पाता। हाफ स्टेप 3rd टियर ने उसके सारे एट्रीब्यूट्स मैसिवली बूस्ट कर दिए थे। स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी सब टेरिफाइंग लेवल तक सर्ज कर चुके थे। यहाँ तक कि उसकी हेल्थ जो ऑलमोस्ट 0 थी, इंस्टेंट रीफिल हो जाती है। मतलब मैंने जो कुछ अभी तक किया था सब यूजलेस हो। कॉर्नर की लेग्स जवाब दे देती हैं और वो ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है। गॉड, हमारी लक इतनी बैड कैसे हो सकती है? वो सच में इवॉल्व कर गया। लाया होपलेस एक्सप्रेशन के साथ खड़ी। उसका चेहरा कलरलेस हो चुका था। वो शॉक में एक शब्द तक नहीं बोल पा रही थी। सोफी फियर से पेल पड़ जाती है। वो वीकली एल्डर डेमियन की स्लीव पकड़ती है। ग्रैंडपा डेमियन, क्या स्वॉर्ड गॉड उसे बीट कर पाएंगे? एल्डर डेमियन हेवी एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाते हैं। हार्ड टू से, भले ही बोन जनरल फुली 3rd टियर नहीं बना, लेकिन उसका 1 फुट ऑलरेडी अंदर है। कोई 2nd टियर उससे मैच नहीं कर सकता। स्वॉर्ड गॉड पावरफुल जरूर है, लेकिन वो भी अभी 2nd टियर है। शायद वो नहीं जीत पाएगा। ये सुनते ही सोफी का हार्ट सिंक कर जाता है। वो डेस्परेट आइज से मेरी तरफ देखती है। क्या हम सच में यहाँ मरने वाले हैं? मीनवाइल मेरा एक्सप्रेशन भी सीरियस था, लेकिन वरी का नाम तक नहीं। बोन जनरल का ब्रेक थ्रू मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इंस्टेड ऑफ फियर उसने मेरे अंदर फियर्स बैटल हंगर इग्नाइट कर दी। नियर 3rd टियर ओपोनेंट से फाइट करना वही था जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। मैं अपनी हर स्किल को मैक्सिमम तक पुश कर देता हूँ। स्वॉर्ड डीमंस डांस फुल आउटपुट पर मेरी एनर्जी अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक स्वेल करने लगती। बोन जनरल कोल्ड आइस से मुझे देखता है, जैसे किसी एंट को घूर रहा। उसके हिसाब से मैं चाहे जो हूँ, फिर भी सिर्फ 2nd टियर रुकी था। वो अपनी नियरली 100 मीटर ब्लेड उठाता है और मेरे ऊपर चॉप डाउन करता है। ऐसा स्ट्राइक जो माउंटेन स्प्लिट कर दे। मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से स्वॉर्ड रेस करके ब्लॉक करता हूँ, लेकिन
शेयर फोर्स मुझे सीधे अर्थ में स्मैश कर देती है। ग्राउंड वायलेंटली शैटर हो जाती है। माइल्स लंबी फिशर लैंड के अक्रॉस टीयर कर जाती है। एल्डर डेमियन का फेस शीट जैसा पेल पड़ जाता है। उस सिंगल स्ट्राइक ने उनकी सारी होप क्रश कर दी थी। सोर्ड गॉड जितना भी पावरफुल हो, रेल्म्स क्रॉस करके फाइट नहीं कर सकता। बॉस उससे डजन्स ऑफ लेवल्स ऊपर है, ऊपर से हाफ स्टेप थर्ड टीयर। इस बार हम नहीं बचेंगे। नीचे ग्राउंड के अंदर मुझे ऐसा लगता है जैसे शरीर की हर बोन शैटर हो रही हो। ये पहली बार था जब मैंने इतना हैवी ब्लो सफर किया था। मैं स्ट्रगल करते हुए फिर उठता हूँ और स्काई में वापस राइज करता हूँ। जैसे ही सोफी मुझे दोबारा देखती है, उसका हार्ट लीप कर जाता है। सोर्ड गॉड अभी जिंदा है, वो अभी भी फाइट कर सकते हैं। मैं फिर से 10,000 सोर्ड्स कन्वर्जेंस अनलीश करता हूँ। अपनी सारी रिमेनिंग पावर एक सिंगल 100 मीटर जाइंट सोर्ड में गैदर कर देता हूँ। उससे निकलती एनर्जी मॉन्स्ट्रस। आसपास के लेसर मिनियंस सिर्फ उसके पास होने से डिसइंटीग्रेट हो जाते। अगर एल्डर डेमियन का बैरियर ना होता तो नीचे खड़े बाकी लोग सिर्फ रेजिडुअल फोर्स से मर जाते। मैं जाइंट सोर्ड को डायरेक्टली बॉस की तरफ ड्राइव करता। बोन जनरल कोल्ड स्नीयर करता है और अपनी ब्लेड उठाकर मेरे स्ट्राइक से हेड ऑन क्लैश करता है। दोनों टेरिफाइंग फोर्सेस टकराती हैं। मैसिव एक्सप्लोजन इरप्ट होती है। 1000 मीटर्स के अंदर सब कुछ वाइप क्लीन हो जाता है। इम्पैक्ट के पास मौजूद मिनियंस प्योर एनर्जी में पल्वराइज हो जाते हैं। क्लैश इतनी ब्लाइंडिंग लाइट पैदा करती है कि नीचे मौजूद लोग बैरियर के पीछे स्क्विंट करके बैटल देखने की कोशिश करते हैं। सोफी का हार्ट वरी से एक कर रहा था। वो साइलेंटली मेरे लिए प्रे कर रही। दूसरी तरफ डेथ के टेरर से ब्रोकन लाया आसमान की तरफ स्क्रीम करती, लायन तुम्हें जीतना होगा, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती, अगर हम बच गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सुनते ही कॉनर वेनमस ग्लेयर से लाया को घूरता है। उसके अंदर डीप लोदिंग राइज होती है। उसे समझ ही नहीं आता लिन फैमिली आखिर ऐसी फेंस सिटर फैमिली से जुड़ी कैसे। लेकिन अभी सबसे अर्जेंट मैटर था उसका भाई, वो बैटल जो डिसाइड करेगी कि वो जिंदा बचेंगे या नहीं। इस पॉइंट तक मैं अपनी लिमिट हिट कर चुका था। मेरी स्ट्रेंथ फेल होने लगती है। सारे स्किल बफ्स एक्टिव होने के बावजूद मेरे और हाफ स्टेप थर्ड टीयर बॉस के बीच गैप इनॉर्मस था। दूसरी तरफ बोन जनरल सरप्राइजिंगली ईज के साथ फाइट कर रहा था, जैसे उसके पास एंडलेस पावर, फैटीग का नाम तक नहीं। आखिरकार फोर्सेस का क्लैश मेरी डिफीट पर खत्म होता है। मैं डिफ्लेटेड बलून की तरह हवा में उछलकर दूर हिल टॉप पर क्रैश हो जाता हूँ। बोन जनरल हेविली पैंट करता है। भले उसने एक्सचेंज जीत लिया, लेकिन उसकी आधे से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी थी। उसकी आईज का शॉक हाइड नहीं हो रहा था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई सेकंड टीयर अपोनेंट उसे इतनी मुश्किल में डाल देगा। ऐसा एनिमी जो उसके हाफ रेल्म पर होते हुए भी टो टू टो फाइट कर सके। तभी बोन जनरल की आईज में किलिंग इंटेंट फ्लिकर करती है। इस इंसान को एब्सोल्युटली जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये और ग्रो कर गया तो मेरी डेथ सर्टेन है। वो स्टेप बाय स्टेप मेरी तरफ बढ़ने लगता है, मुझे पूरी तरह डिवावर करके इस थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। एल्डर डेमियन बिटर स्माइल छोड़ते हैं और डीपली साई करते हैं। तो आखिर हम हार ही गए। वो काफी लंबी जिंदगी जी चुके थे, अब डेथ का सामना कामली कर सकते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा रिग्रेट था इतनी छोटी उम्र में सोफी को यहाँ लाना, सिर्फ इस जगह मरने के लिए। उनका ओरिजिनल डेस्टिनेशन तो बोन वैली था ही नहीं, वो सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन जब सोफी ने सुना कि बोन जनरल मेज आइटम्स ड्रॉप कर सकता है, तो उसने विम पर इंसिस्ट किया कि वो डिटूर लेकर बॉस हंट करें। एल्डर डेमियन ने सोचा था कि बॉस इजीली हैंडल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मिसकैलकुलेट कर दिया और अब एक इनोसेंट लाइफ इसकी कीमत चुकाने वाली थी। बोन जनरल मेरा बैटर्ड बॉडी उठाता है, अपना ब्लड रेड मॉ खोलता है और मुझे पूरा निगलने की तैयारी करता है। ये देखकर सोफी डिस्पेयर में चीख उठती है, नो! लेकिन मेरे पास रेजिस्ट करने की कोई स्ट्रेंथ नहीं बची थी। मैं सिर्फ हेल्पलेसली उसे खुद को डिवार करते देख सकता था। तभी अचानक मेरे ईयर्स में एक वॉइस रिंग करती है, लर्न 1000 पाउंड स्वॉर्ड आर्ट। मेरा बॉडी मूव तक नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो वर्ड्स सुनाई देते हैं, मैं बिना एक सेकंड हेजिटेट किए आंसर करता हूँ, लर्न हिडन क्लास एक्टिवेटेड, स्वॉर्ड इमॉर्टल पैसिव ट्रिगर्ड, एंडलेस स्वॉर्ड इंटेंट, 1000 पाउंड स्वॉर्ड आर्ट हैज इवॉल्व्ड इनटू 1 स्वॉर्ड सील थ्रोट। एक्टिव इफेक्ट, एक लीथल किलिंग स्ट्राइक जो कंप्लीट साइलेंस में रिलीज होती है और 10 मीटर्स के अंदर मौजूद हर एनिमी को इंस्टेंटली स्ले कर सकती है। मेरा कॉन्शियसनेस फेड हो रहा था, फिर भी मैं हर वर्ड परफेक्टली क्लियर सुन पा रहा था। ये क्लियरली असैसिनेशन स्किल थी, हालांकि इसकी वीकनेसेस और लिमिटेड रेंज भी थी। बॉस को पास आते देखकर मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर करता हूँ, बस थोड़ा और करीब। जैसे ही रेंज में आएगा, 1 स्वॉर्ड सील थ्रोट से उसे इंस्टेंटली किल कर दूंगा। कॉर्नर पूरे बॉडी से कांप रहा था। उसका ओन ब्रदर उसकी आंखों के सामने मॉन्स्टर द्वारा खाया जाने वाला था और वो कुछ नहीं कर सकता था, चाहे वो मेरी स्ट्रेंथ और टैलेंट से कितना भी एनवी करता हो। आखिर हम सेम ब्लड शेयर करते थे। ऐसे मोमेंट में फैमिली सब कुछ ओवर पावर कर देती। दूसरी तरफ डेथ के टेरर से टूट चुकी लाया हिस्टेरिकली हाउल करती है, कोई मुझे बचाओ, जो भी मुझे यहाँ से निकाल देगा मैं उसी से शादी कर लूंगी। सोफी फ्रैंटिक होकर एल्डर डेमियन की स्लीव पकड़ लेती है। उसका छोटा फेस पैनिक से भरा था। ग्रैंडपा डेमियन प्लीज उन्हें बचाइए। एल्डर डेमियन बिटरली सिर हिलाते हैं, मैं नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा बोन सोल्जर्स हैं। अगर मैं मूव करता हूँ बैरियर गिर जाएगी, कुछ ही सेकंड्स में हम ओवररन हो जाएंगे। अब एक्ट करने के लिए टाइम नहीं बचा, तो क्या हम बस देखते रहेंगे? सोफी की आंखें टीयर्स से भर जाती हैं। उसकी बात सुनकर एल्डर डेमियन की गेज में रिजॉल्व फ्लिकर करता है, कोई और रास्ता नहीं, मुझे फिर से वही यूज करना होगा। ये कैटास्ट्रोफी मेरी वजह से हुई है। इनोसेंट लाइफ्स को इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए। अगर किसी को मरना है तो वो
मैं होऊंगा। ये कहते ही उनके बॉडी पर फ्लेम्स दोबारा बर्स्ट हो जाती हैं। वो डेथ के लिए मेंटली रेडी हो चुके थे, लेकिन तभी डिस्टेंस में ट्रेमेंडस साउंड इरप्ट होती है। सबका अटेंशन इंस्टेंटली उधर चला जाता है। बोन जनरल समहाउ जमीन पर कोलैप्स हो चुका था। उसकी डेथ हॉरिफाइंग थी। हेड पूरी तरह बॉडी से सेपरेटेड। मैं स्ट्रगल करते हुए अपने फीट पर खड़ा होता हूँ। फिर वाइड आइड बोन जनरल कॉप्स को देखकर ऑ महसूस करता हूँ। मेरी न्यू स्किल इतनी टेरिफाइंग। ठीक स्वॉलो होने से पहले मैंने वन स्वॉर्ड सील थ्रोट एक्टिवेट की थी। इम्पॉसिबली शार्प स्वॉर्ड एनर्जी एब्सोल्यूट साइलेंस में अपीयर हुई थी। इतनी साइलेंट की डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल था। बोन जनरल को रियलाइज तक नहीं हुआ कि डेंजर आ चुका है। जब तक समझता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिना रेजिस्टेंस के इंस्टेंटली किल्ड। मैं राहत की सांस छोड़ता हूँ। थैंक गुडनेस मुझे वो स्किल बुक अर्लियर मिल गई, वरना मैं सच में यहीं गिर जाता। वन स्वॉर्ड सील्ड थ्रोट ट्रूली मैग्निफिसेंट स्किल थी। बिना विस्पर की किल करती थी। हालांकि इसकी रेंज काफी लिमिटेड थी। नीचे खड़े सभी लोग शॉक में कॉप्स को घूर रहे थे। बिविल्डर्ड ग्लांसेस एक्सचेंज कर रहे थे। क्या ये यंग मैन ने किया? लेकिन हमने इसे मूव करते तक नहीं देखा। फिर ऐसा कैसे हुआ? क्या कोई और सीक्रेटली हेल्प कर रहा था? एल्डर डैमियन का माइंड डाउट से रील कर रहा था। क्या इस यंग मैन के पास हिडन ट्रम्प कार्ड्स थे? बोन जनरल की डेथ के साथ सराउंडिंग मिनियंस टाइड की तरह मेल्ट अवे होने लगते हैं। मैं खुद को पुश करके खड़ा करता हूँ और बॉस द्वारा ड्रॉप गियर स्कैन करता हूँ। कलरफुल लूट हर तरफ बिखरी थी। मैक्स्ड आउट सेकंड टियर बॉस का लूट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वैल्यूएबल होता है। हर कलर का गियर यहाँ मौजूद था, लोएस्ट तक ब्लू टियर। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा थ्रिल देती है वो एक स्पेशल व्हाइट आइटम थी। वही आइटम जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चाह थी, स्वॉर्ड हार्ट। एक्साइटमेंट से मैं तुरंत उसे उठा लेता हूँ बाकी गियर के साथ। स्वॉर्ड हार्ट मेरे लिए एवरीथिंग थी। मेरी स्किल्स ऑलरेडी डिस्ट्रक्टिव लेवल पर थी और इवॉल्व होने के बाद उनका डैमेज इमेजिनेशन से बियॉन्ड चला जाएगा। नीचे एल्डर डैमियन हैंड्स कप करके रिस्पेक्टफुली ऊपर कॉल करते हैं। यंग मैन, हमारी लाइव्स सेव करने के लिए थैंक यू। इन ओल्ड आइज ने आपको पहचानने में गलती कर दी। आपने सच में स्वॉर्ड गॉड होने का प्रूफ दे दिया। और इलियस फैमिली इस काइंडनेस को जरूर रीपे करेगी। उनकी सिंसेरिटी बिल्कुल प्लेन थी। आखिर स्ट्रेंथ को हर इंसान दिल से रिस्पेक्ट करता है। अगर मैं ना होता तो उनके सर्वाइविंग चांसेस 10 में 1 से भी कम थे। सोफी ऑ भरी आइज से मुझे देखती है और ब्राइटली स्माइल करती है। थैंक यू स्वॉर्ड गॉड, हमारी लाइव्स बचाने के लिए। कॉनर और लाया सिर्फ साइलेंटली मुझे स्टेयर करते रहते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके माइंड्स में क्या चल रहा है। मैं एक ग्लांस उनकी तरफ डालता हूँ और कुछ नहीं कहता। मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए सेव किया क्योंकि मैं नियर बाय था और सोफी ने मुझे मैप दिया था। बस फेवर रिटर्न कर दिया। थैंक करने की जरूरत नहीं, मैं कामली कहता हूँ। मैप के लिए थैंक्स। फेट ने चाहा तो फिर मिलेंगे। इतना कहकर मैं स्वॉर्ड पर राइड करता हूँ और इतनी स्पीड से वैनिश हो जाता हूँ कि कोई रिएक्ट तक नहीं कर पाता। मेरे जाते ही सोफी कोल्ड स्टेयर से लाया को देखती है। कॉना, इसे लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सोफी क्रिटिकल मोमेंट में एल्डर डैमियन के साथ लाया की बदतमीजी नहीं भूली थी और कॉनर खुद भी अब इस वुमन से डिस्कस्ड फील करने लगा था। उसके लिए लाया सिर्फ डेड वेट थी। उसके आसपास रहना लिटरली उसकी जिंदगी कम कर रहा था। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वापस पहुंचते ही एंगेजमेंट कैंसिल कर देगा। सॉरी लेडी सोफी। ग्रिम फेस के साथ वो लाया की तरफ बढ़ता है। उसकी हर प्ली और टैंट्रम इग्नोर करते हुए उसे वहां से ले जाता है। कॉनर के जाते ही सोफी एल्डर डैमियन की तरफ मुड़ती है। एल्डर डैमियन, हमें जल्दी करना होगा। डेविल स्ट्रैंगल ऑपरेशन जल्द शुरू होने वाला है। मीनवाइल बोन वैली छोड़ने के बाद मैं एक व्हाइट स्पॉट ढूंढता हूँ। मूनलाइट के नीचे बैठकर स्वॉर्ड हार्ट को एग्जामिन करता हूँ। मैं अभी इसे फ्यूज करने वाला था। क्लास एक्सक्लूसिव आइटम्स फॉर्च्यून के बराबर होती थी। चाहे स्वॉर्ड्समैन क्लास कितनी भी अनपॉपुलर क्यों ना हो, उसकी क्लास एक्सक्लूसिव आइटम्स फिर भी प्राइसलेस थी। हर कोई जानता था कि स्वॉर्ड्समैन क्लास एक गोल्ड डिवावरिंग बीस्ट थी। ऐसी क्लास जिसे एंडलेसली इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्लास एक्सक्लूसिव आइटम्स ह्यूज एक्सपेंस होती थी। सिर्फ टॉप फैक्शंस ही ट्रूली क्वालिफाइड स्वॉर्ड्समैन रेज कर सकते थे और जिस स्वॉर्ड्समैन के पास उसकी एक्सक्लूसिव आइटम हो वो सेम प्रोफेशन के पीयर्स से कई गुना स्ट्रॉन्गर होता था। वर्चुअली अनमैच्ड। सोर्ड हार्ट रिफाइन करने के बाद मैं अपना स्टैट्स पैनल खोलता हूँ। नेम लायन, क्लास सोर्ड्समैन, टियर सेकंड टियर लेवल 60, स्टैमिना 300 + 300, स्ट्रेंथ 250 + 250, इंटेलेक्ट 120 + 150, एजिलिटी 110 + 150, स्किल्स 10,000 swords convergence, 10 directions sword intent, sword flight, endless sword force, sword demons dance, 1 sword seal throw. Endless sword intent has risen to level 2. Unlock sword path mastery, sword heart effect, all sword path skill damage increased, armor piercing plus 20%. मैं शॉक में स्टैट्स को घूरता रह जाता हूँ। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि sword heart रिफाइन करने से मेरे सारे स्टैट्स लिटरली डबल हो जाएंगे, डायरेक्टली ट्वाइस द प्रीवियस वैल्यूज। अब समझ आया क्लास एक्सक्लूसिव आइटम्स इतने कवेटेड क्यों होते हैं। यही रीजन था। अब मेरे स्टैट्स दूसरे लोगों से 2 गुना ज्यादा थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक कर लिया। अनमैच्ड पावर पूरे बॉडी में फ्लो कर रही थी। इस सर्ज ने मेरी कल्टीवेशन को भी पुश कर दिया। डायरेक्टली 10 फुल लेवल्स ऊपर मैं सेकंड टियर लेवल 70 पर पहुंच चुका था। ये रियलाइजेशन मुझे फिर शॉक कर देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्लास एक्सक्लूसिव आइटम्स कल्टीवेशन तक रेज कर सकती हैं। हाफ एफर्ट में डबल रिजल्ट्स। हायर एल्म में एडवांस करना कितना डिफिकल्ट होता है ये हर कोई जानता है। फिर भी एक सिंगल आइटम ने मुझे सीधे 10 लेवल्स ऊपर उठा दिया। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि क्लास एक्सक्लूसिव आइटम्स के लिए लोग इतने क्रेजी क्यों होते हैं। रीजन मेरे सामने था, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि एंडलेस सोर्ड इंटेंट एक्चुअली लेवल अप हो गया था। पैसिव भी लेवल
लेवल अप हो सकता है। फिर जल्दी ही मैं कनेक्शन समझ जाता हूँ। मैं लगातार स्किल्स यूज कर रहा था, हर बार पैसिव ट्रिगर हो रहा। फैंटम फॉरेस्ट में इस पूरे मैसेकर के दौरान एंडलेस रेपिटेशंस ने एंडलेस सोड इंटेंट को मैसिव एक्सपीरियंस दिया। हर यूज के साथ उसे कंट्रोल करना स्मूदर और मोर नेचुरल बनता गया। और अब सोड हार्ट अब्सॉर्ब करने के बाद पैसिव फाइनली क्रिटिकल थ्रेशोल्ड ब्रेक कर चुका। उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग था सोड पाथ मास्टरी का अनलॉक होना। ये सिर्फ अटैक बूस्ट नहीं देता था, आर्मर पियर्सिंग भी ग्रांट करता था। मैं अपनी एनर्जी सर्कुलेट करता हूँ, अगले ही इंस्टेंट कई व्हाइट सोड एनर्जी ब्लेड्स मेरे आसपास अपीयर हो जाती हैं। वो मेरी विल के साथ परफेक्टली रिस्पॉन्ड करती हैं, जैसे वो मेरे बॉडी का हिस्सा हो। मैं हल्का सा हाथ वेव करता हूँ, एक सिंगल एनर्जी ब्लेड शूट करती है और सामने के ह्यूज ट्री को क्लीनली हाफ में स्लाइस कर देती है। ब्लेड रेजर शार्प थी, पावर एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग। एक्साइटमेंट की सर्ज मेरे अंदर दौड़ जाती है। दिस मास्टरी इज इनक्रेडिबल। सोड पाथ डैमेज बूस्ट और 20% आर्मर इग्नोर, मेरी स्किल्स ऑलरेडी टेरिफाइंग की। अब इस बूस्ट के साथ कौन सा बॉस मेरे अटैक्स रोक पाएगा? और अब सोड एनर्जी पर मेरा कंट्रोल इतना फ्लुएंट हो चुका था कि 10,000 सोड्स कन्वर्जेंस जैसी वाइड एरिया स्किल यूज करने में बेरली कोई एफर्ट लगता था। कॉम्बैट एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो चुकी थी। जब बाकी लोग अभी इनकैंटेशन चैंट कर रहे होंगे या कूल डाउन रिकवर कर रहे होंगे, तब तक मेरे अटैक्स उनके फेस तक पहुंच चुके होंगे। एक सिंगल सोड हार्ट ने मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ आधे से ज्यादा इंक्रीज कर दी थी। अब मैं सोचने लगता हूँ कि फास्टेस्ट लेवलिंग कहाँ होगी। मैं एल्डर डेमियन का दिया मैप खोलता हूँ, मेरी आईज इंस्टेंटली एक प्लेस पर लॉक हो जाती हैं। डेविल्स ट्रायंगल, फैंटम फॉरेस्ट का सेंट्रल एरिया। लाइफ और डेथ बैटल्स में खुद को शार्पन करना ही फास्टेस्ट वे था स्ट्रॉन्गर बनने का। और डेविल्स ट्रायंगल आउट ऑफ फैंटम फॉरेस्ट का मोस्ट डेंजरस जोन था। वहां का स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी था फ्लेम रे, थर्ड टियर के वर्ज पर खड़ा टेरिफाइंग बॉस। थर्ड टियर के नीचे के सभी बॉसेस में स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा एनिमी जिसे कोई इंडिविजुअल या स्मॉल टीम कभी डिफीट नहीं कर सकती। उसे मारने का ओनली वे था कई ग्रेट हाउसेज और गिल्ड कंग्लोमरेट्स का कंबाइंड फोर्स। लेकिन अगर मैं वहां के सारे मॉन्स्टर्स क्लियर कर दूं और लेवल कैप तक पहुंच जाऊं तो शायद इनफ होगा। मैं अपनी स्वॉर्ड पर राइज करता हूं और डेविल्स ट्रायंगल की तरफ फ्लाई करने लगता हूं। रास्ते में जो बॉसेस मिलते हैं उन्हें कैजुअली किल करता जाता हूं। मेरा लेवल सेकंड टियर 80 तक राइज हो जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे कोई जॉय फील नहीं होती। इंस्टेड मैं बार बार सिर हिलाता हूँ। ये सिर्फ सेकंड टियर है और लेवलिंग पेस ऑलरेडी इतनी स्लो, आगे क्या होगा? मैंने जिन बॉस जोन्स को क्लियर किया था वहाँ टेंस ऑफ थाउजेंड्स मॉन्स्टर्स मारे गए थे, फिर भी इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 10 लेवल्स। अब समझ आया क्यों ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सेकंड टियर में फंसे रहते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेवलिंग पेस अब्सर्डली स्लो थी, लोग पूरी लाइफ ड्रिफ्ट करते रहते हैं और अंत में वहीं सेकंड टियर में स्टक रह जाते हैं। मॉन्स्टर्स किल करना डिफिकल्ट, एक्सपीरियंस बेहद मीगर। सिर्फ टॉप टियर फैक्शंस ही ट्रू पावर हाउसेस प्रोड्यूस कर सकते थे। ऑर्डिनरी फैमिलीज के लिए इम्पॉसिबल था, चाहे पूरी जिंदगी लगा दें। मैं डीपली फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मेरी अवेकन टैलेंट एम्पलीफिकेशन और वाइड एरिया डैमेज देती है। मैं बॉसेस और मिनियंस को ईज से वाइप कर सकता हूँ, वरना अगर मुझे उन्हें 1 by 1 किल करना पड़ता तो मैं कभी लेवल अप नहीं कर पाता। यही वजह थी कि मेजेस दुनिया में इतने हॉट कमोडिटीज थे, क्योंकि उनकी अटैक्स वाइड एरिया डैमेज डील करती थी। वो लाइटनिंग स्पीड से मैप्स और मॉब्स क्लियर कर सकते थे। ये थॉट आते ही मैं खुद से चकल करता हूँ। ग्रेट टैलेंट सच में हर सक्सेसफुल पर्सन की फाउंडेशन होती है। तभी अचानक मेरी ईयर के पास हार्श वॉइस गूंजती है। ए, किस बात पर हंस रहे हो? बोलने वाला एक फेयर स्किन चबी मैन था जो हॉस्टिलिटी से मुझे ग्लेयर कर रहा था। उसे लगा मैं उसी पर हंस रहा हूँ। मैं माइल्डली जवाब देता हूँ, कुछ नहीं, बस कुछ फनी याद आ गया। मैं आसपास नजर दौड़ाता हूँ। ये डेविल्स ट्रायंगल आउटस्कर्ट्स का सिंपल ट्रेडिंग पोस्ट था। हर तरफ क्राउड्स भरे हुए थे, ऑक्शंस की आवाजें हर डायरेक्शन से आ रही थी। इस जगह का नाम था डेविल्स मार्केट। फैंटम फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने वाले एडवेंचरर्स के लिए कई फैक्शंस ने मिलकर इसे बनाया था। सराउंडिंग सर्वे करने के बाद मेरी नजर अपने 4 टीममेट्स पर जाती है। डेविल्स ट्रायंगल पहुंचने के बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैंने एक स्मॉल टीम ज्वाइन कर ली थी और ये चबी फेलो उन्हीं टीममेट्स में से एक था। उसका नाम डेविन था। वो क्यूरियोसिटी से मुझे देख रहा था। क्या फनी था मुझे भी बताओ। उसके एंडलेस पेस्टरिंग पर मैं हेल्पलेसली हैंड स्प्रेड करता हूँ। कुछ खास नहीं था। इस चबी गाय में सारी गुड क्वालिटीज थी, बस एक प्रॉब्लम थी, वो नॉन स्टॉप चैटर बॉक्स था। वन शुरू हो जाए तो बंद होने का नाम नहीं लेता, लेकिन उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो सेकंड टियर लेवल 40 मास्टर था, क्लास टैंक वॉरियर। टैंक वॉरियर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इनॉर्मस हेल्थ और मॉन्स्ट्रस एंड्योरेंस। उन्हें बस खड़े रहना होता था, बिना फिंगर उठाए एनिमीज खुद थक कर गिर जाते, कुछ भी उनकी डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकता था। डेविन ऑप्टिमिस्टिक सोल था, फ्रेंडली पर्सनालिटी वाला, और ऑनेस्टली मुझे उसका कंपनी जेन्युइनली पसंद आने लगा था। तभी एक स्टॉकी वॉरियर कैजुअली वॉक करते हुए हमारी तरफ आता है। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? ये टॉल और इम्पोजिंग वॉरियर भी हमारी टीम मेंबर था। उसका नाम था केन। उसने मिडीवल स्टाइल सिल्वर प्लेटेड आर्मर पहन रखी थी, लेफ्ट हैंड में शील्ड और राइट हैंड में स्पीयर। पूरा अपीयरेंस अथॉरिटी और माइट से भरा हुआ था। डेवन का फेस ट्विच करता है जब वो केन को देखता है। फिर से अपनी गियर शो ऑफ कर रहे हो क्या? केन ब्रॉडली ग्रिन करता है। हे, तुम्हें कैसे पता? वो अपनी शील्ड और स्पीयर हमारे सामने रख देता है। जरा ये देखो, ये शील्ड ऑफ लाइट सेकंड टियर प्लैटिनम गियर है और स्पीयर ऑफ लाइट भी प्लैटिनम, और जो पूरा सेट मैंने पहना है वो भी प्लैटिनम है। केन प्राउडली अपनी सिल्वर आर्मर पर हाथ मारता है। डेवन का एक्सप्रेशन डेड हो जाता है। ब्रदर, ये बात तुम ऑलरेडी मिलियन टाइम्स बोल चुके हो, मेरे कानों में कैलसेस पड़ गए। मैं स्माइल करते हुए सिर हिलाता हूँ। केन सच में यूनिक पीस था, जिसे भी मिलता अपनी प्लैटिनम गियर के बारे में ब्रैग करना शुरू कर देता, जैसे उसे डर हो कि कहीं किसी को उसकी गियर के बारे में पता ना चले। तभी डिस्टेंस से एक वॉइस
वॉइस सुनाई देती है, केन फिर से गियर शो ऑफ कर रहे हो। मार्केट की डेप्थ से दो स्ट्राइकिंग फिगर्स बाहर आती हैं। सबसे आगे करीब 30 इयर्स की वुमन थी। उसके फेस पर स्माइल थी, लेकिन बॉडी से इतनी चिलिंग ऑरा निकल रही थी कि कोई उसके पास आने की हिम्मत न करे। उसकी बैक पर फ्रॉस्ट सेबर लटका था, ऐसा प्रेजेंस जो सोल तक को फ्रीज कर दे। उसके पीछे एक यंगर वुमन चल रही, हाथ में स्टाफ, बॉडी पर मेज रोप्स। यंग वुमन के फेस पर हॉटी एक्सप्रेशन था। उसकी आईज कंटेम्प्ट से भरी थी जब उसने डेविन और मुझे ग्लांस किया। ये दोनों हमारी टीम के फाइनल मेंबर्स थे। सेबर वाली वुमन थी ऑटम फ्रॉस्ट, क्लास एकेडमी की सेकंड ईयर इंस्ट्रक्टर। क्लास एकेडमी सिटी की मोस्ट प्रेस्टिजियस मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज में से एक थी, पूरे कंट्री की टॉप 100 एकेडमीज में रैंक। पीछे एनॉर्मस इन्फ्लुएंस था। उसके पीछे वाली यंग वुमन का नाम था मीरा, क्लास एकेडमी की जीनियस स्टूडेंट और ऑटम फ्रॉस्ट की ओन डिसाइपल। इतनी कम उम्र में ही वो सेकंड ईयर पहुंच चुकी थी। मैं काफी पहले से मीरा की डिस्डेन नोटिस कर चुका था, लेकिन मैं बस स्माइल करता हूँ और कुछ नहीं कहता। मैं समझता हूँ जीनियसेस हमेशा प्राउड होते हैं, हर किसी को उसी एक्सप्रेशन से देखते हैं। ऑटम फ्रॉस्ट हमारे सामने रुकती है, डेविन और मुझे अप्रिसिएशन भरी आईज से देखती है। हम दोनों मीरा की एज के आसपास थे, फिर भी ऑलरेडी सेकंड ईयर में ब्रेक थ्रू कर चुके थे। टैलेंट के लिए उसका अफेक्शन तुरंत स्टर हो गया। लाई डेविन, क्या तुम दोनों में से कोई मेरी स्कूल ज्वाइन करना चाहेगा? मैं तुम्हें क्लास एकेडमी में गारंटीड एडमिशन दिला सकती हूँ। ऑटम फ्रॉस्ट बेहद जेनरस टर्म्स ऑफर कर रही थी। हर साल क्लास एकेडमी काउंटलेस एप्लीकेंट्स को स्ट्रेंथ, टैलेंट और कैरेक्टर के बेसिस पर रिजेक्ट कर देती थी। बहुत कम लोग अंदर पहुंच पाते थे, लेकिन मेरा गोल था सीक्रेट मिलिट्री एकेडमी, इसलिए मैं कैजुअली एक्सक्यूज बनाकर टाल देता हूँ। थैंक्स ऑटम, लेकिन मुझे अभी लिविंग अर्न करनी, फैमिली सपोर्ट करनी पड़ती है, स्कूल के लिए टाइम नहीं है। डेविन भी ऑटम फ्रॉस्ट को डिक्लाइन कर देता है। मैं फ्रीडम प्रेफर करता हूँ, अनरिस्ट्रेन्ड रहना मुझे ज्यादा सूट करता है। ऑफर अप्रिशिएट करता हूँ ऑटम। ऑटम फ्रॉस्ट रिग्रेटफुली सिर हिलाती। दो प्रॉमिसिंग यंग मैन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसकी नजर में ऐसा टैलेंट वेस्ट हो रहा। वो सब्जेक्ट ड्रॉप कर देती है और अपकमिंग मिशन पर फोकस करती है। हमें होंगफू ग्रुप के फ्लैंकिंग फोर्स में असाइन किया गया है। रिवॉर्ड होगा हर पर्सन को एक फुल सेट प्लैटिनम गियर। कोई ऑब्जेक्शन? ऑटम फ्रॉस्ट हम तीनों को स्कैन करती है। डेविन की आईज इंस्टेंटली लाइट अप हो जाती है। वो एंथुसियास्टिकली नोट करता है। आखिर प्लैटिनम गियर की वैल्यू एनॉर्मस थी। कई फर्स्ट ईयर एलीट्स लेवल अप करने के बाद भी अपने ओल्ड फर्स्ट ईयर इक्विपमेंट पहनते थे। गियर ड्रॉप रेट्स पहले ही बेहद लो थी। डिसेंट गियर पाने के लिए बार बार डंजन्स क्लियर करनी पड़ती थी और उसमें एनॉर्मस रिस्क था। एक गलत कदम, एक डेथ इनसाइड डंजन और सब खत्म। इसीलिए गियर की डिमांड स्काई हाई थी। कुछ एक्सपर्ट्स तो लो टियर मॉब्स ग्राइंड करके ड्रॉप्स बेचने से ही लिविंग कमाते थे। डेविन खुद सिर्फ एक डिफेक्टिव फर्स्ट ईयर प्लैटिनम पीस पहनता था और केन लगातार अपनी कंप्लीट प्लैटिनम सेट की ब्रैगिंग करके उसके दांत तक दुखा चुका था। डेविन डेस्परेटली प्रॉपर सेट चाहता था। दूसरी तरफ केन बस इनडिफरेंटली नोट करता है। उसके पास ऑलरेडी फुल प्लैटिनम सेट थी, दूसरी सेट सिर्फ बेचने के काम आती। मैं भी कामली नोट करता हूँ, नो ऑब्जेक्शंस। मेरा गोल प्लैटिनम गियर नहीं था, मैं यहाँ लेवल अप करने आया था। प्लैटिनम गियर मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। एक्चुअली ऑटम फ्रॉस्ट की टीम ज्वाइन करने के पीछे मेरा अपना रीजन था। डेविल्स ट्रायंगल पहुंचते ही मैंने नोटिस कर लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैसिव ऑपरेशन सीक्रेटली प्लान हो रही थी। सेकंड टियर एलीट बॉस फ्लेम रेथ टारगेट बना हुआ था और सिर्फ एक पार्टी नहीं, कई मेजर कॉर्पोरेशंस और गिल्ड्स होंगफू ग्रुप के लीड में कोऑर्डिनेटेड रेड ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये फैक्शंस आयरन फिस्टेड अथॉरिटी से काम करते थे। उन्होंने पूरा डेविल्स ट्रायंगल सील ऑफ कर दिया था। परमिशन के बिना एंट्री इम्पॉसिबल थी। मैंने फोर्सफुली घुसने का थॉट कंसिडर किया था, लेकिन एंट्रेंस पर कई थर्ड टियर एक्सपर्ट्स गार्ड कर रहे थे। इसीलिए मैंने तुरंत आइडिया ड्रॉप करके टीम ज्वाइन करके स्लिप इन करने का रास्ता चुना। अभी मेरे पास थर्ड टियर एक्सपर्ट्स का सामना करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। रेल्म गैप टेरिफाइंगली ह्यूज था। शायद मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स भी उन्हें डैमेज ना कर पाए। वंस कोई थर्ड टियर रीच कर ले, उसके स्टैट्स क्वालिटेटिव लीप अंडरगो करते हैं, ऐसी लीप जिसे सेकंड टियर कभी मैच नहीं कर सकता। मेरा प्लान सिंपल था, सही मूवमेंट का इंतजार करना, मैंटिस स्टॉकिंग द सिकेडा, मेजर फैक्शंस को आउट मैन्यूवर करके फाइनल प्राइज खुद क्लेम करना। सबको एग्री करते देख ऑटम फ्रॉस्ट ब्राइटली स्माइल करती है। देन लेट्स मूव, टाइम टू एंटर डेविल्स ट्रायंगल और फ्लैंकिंग फोर्स ज्वाइन करें। वो टर्न करती है और डेविल्स ट्रायंगल की तरफ लीड करने लगती है। बाकी हम उसके पीछे फॉलो करते हैं। फैंटम फॉरेस्ट के डीप एरिया में लैंड पूरी तरह डेजलेट और बैरन थी। यहाँ कोई ट्रीज नहीं थे। ब्लैक फ्लेम्स जमीन पर हर तरफ बर्न कर रही थी। बर्निंग इफेक्ट कंटिन्यूसली हेल्थ ड्रेन कर रहा था। सिर्फ सेकंड टियर और उससे ऊपर वाले लोग यहाँ अनहार्म्ड रह सकते थे। फर्स्ट टियर प्लेयर्स ब्लैक फ्लेम्स रेजिस्ट ही नहीं कर पाते। जैसे ही अंदर कदम रखते, बॉडी और सोल दोनों क्विकली डिस्ट्रॉय हो जाते। ऑटम फ्रॉस्ट एक्सप्लेन करती है, ये एरिया पहले फॉरेस्ट था, लेकिन फ्लेम रेत के आने के बाद सब ऐसा बन गया। उसकी आईज में मेरे लिए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट साफ दिखाई देता था। अप्रिसिएशन हाइड ही नहीं हो रही। उसकी बात सुनकर मैं सरप्राइज्ड फील करता हूँ। तो ये हाइब्रिड डंजन बाद में क्रिएट हुई, स्टार्ट से ऐसी नहीं थी। ब्लॉकेड पास करके जब हम डेविल्स ट्रायंगल के अंदर एंटर करते हैं, तो पांचों एक माउंटेन पीक पर खड़े होकर नीचे देखते हैं। नीचे का व्यू काउंटलेस रेड आइज से भरा हुआ था। डार्कनेस के अंदर घोस्टली फिगर्स मूव कर रहे थे। वो फैंटम्स थे, डेविल्स ट्रायंगल के यूनिक डीमंस, डीमन स्पिरिट्स, और हर सिंगल वन के पास टेरिफाइंग सेकंड टियर स्ट्रेंथ थी। उनके बॉडीज डार्क फ्लेम से बर्न कर रहे थे, जिससे उन्हें ड्यूअल एट्रीब्यूट मैजिक मिल रही थी। डार्कनेस और फायर दोनों। डार्कनेस उन्हें अनडाइंग बॉडीज देती थी। जब तक उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना किया जाए, वो बार बार रीजनरेट होकर फाइट में लौट आते। फायर मैजिक उन्हें डेवेस्टेटिंग ऑफेंसिव पावर देती थी। इन दोनों
एबिलिटीज के साथ हर डीमन स्पिरिट डेंजरसली बोन जनरल के लेवल के करीब पहुंच चुका था। और सबसे टेरिफाइंग बात, डेविल्स ट्रायंगल के डीमन स्पिरिट्स एंडलेस लग रहे थे, डेंस मासेस में पैक्ड, जहां तक नजर जाए सिर्फ डीमन स्पिरिट्स। मीरा मेरी एक्सप्रेशन नोटिस करती है और स्नियर करती है। डर गए क्या? वो फायरी रेड रोब्स पहने फायर मेज थी, हाथ में मैजिकल स्टाफ। मैं साइडवेज उसे ग्लांस करता हूँ। अब क्लोज ये यंग वुमन काफी प्रिटी थी, फेयर स्किन, वेस्ट तक फ्लोइंग डार्क हेयर, लेकिन पर्सनैलिटी इतनी इरिटेटिंग थी कि पसंद करना इम्पॉसिबल था। मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। उसकी लेवल तक गिरने का कोई मतलब नहीं था। शायद घर में बहुत पैम्पर्ड रही होगी, रियल वर्ल्ड के डेंजर से कंप्लीटली ओब्लिवियस। उससे वर्बल बैटल जीतने की जरूरत नहीं। सूनर और लेटर दुनिया खुद उसे लेसन सिखा देगी। मुझे साइलेंट देखकर मीरा अपनी अजम्पशंस कंफर्म मान लेती है। उसकी आईज में कंटेम्प्ट और डीपन हो जाता है। वो पूरे रास्ते कंप्लेन करती रही थी कि उसकी मास्टर आखिर डेवन और मुझे टीम में क्यों लाई, एक मीट शील्ड और दूसरा यूजलेस सोर्ड्समैन। डेवन कम से कम एक्सेप्टेबल है, टैंक है, डैमेज अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन इस सोर्ड्समैन में वैल्यू क्या है? एवरीवन नोस सोर्ड्समैन वर्स्ट क्लास है, लो हेल्थ, लो डैमेज, प्रेशर आते ही टूट जाते हैं। इसका यूज क्या? और फिर भी मास्टर इसे स्कूल में लाना चाहती है। अकेडमी आखिर सोच क्या रही है? उसे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग ये लग रहा था कि हमने खुद अकेडमी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जैसे अकेडमी हमारे लेवल की ना हो। मीरा इरिटेटेड होकर साइड में चली जाती है, हमारे साथ खड़े रहना भी पसंद नहीं करती। डेविन को शायद मीरा के लिए फीलिंग्स थी। वो मेरे ईयर के पास लीन करके विस्पर करता है, उसकी बातों को सीरियसली मत लेना, वो बैड पर्सन नहीं है, बस स्टैंडर्ड्स हाई है और रियल वर्ल्ड ज्यादा नहीं दिखा। मैं आईज नैरो करता हूँ। तुम्हें वो पसंद है जिस तरह डिफेंड कर रहे हो? डेविन का चबी फेस तुरंत रेड हो जाता है। वो जल्दी से डिनाई करता है, लेकिन उसकी आईज बार बार मीरा की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करती रहती हैं। वो थ्रोट क्लियर करता है और शोल्डर पैट करता है। ऑनेस्टली ब्रदर, सोर्ड्समैन की रेपुटेशन बाहर बहुत खराब है। मैं ठीक हूँ, टैंक हूँ, हेल्थ और स्टैमिना दोनों मॉन्स्टर्स है। फाइट शुरू हो तो हॉट हेड बनकर चार्ज मत कर देना, बस पीछे रहना, थोड़ा एक्टिंग करना, आराम से कोर्स थ्रू करना। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ है। डेविन किसी एक्सपीरियंस्ड वेटरन की तरह बोल रहा था। उसकी बात थोड़ी स्टिंग जरूर करती थी, लेकिन उसमें जेन्युइन कंसर्न था। वो ग्रिन करता है। फाइट शुरू होते ही केन उस बिग लक की तरह फ्रंट लाइन पकड़ लेगा और हम दोनों पीछे आराम करेंगे। मैं क्वाइटली लाफ करता हूँ। ये चबी फेलो ऊपर से ऑनेस्ट लगता था, लेकिन ट्रिक्स काफी थी इसके पास। दूर खड़ी मीरा हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। उसके अंदर डिस्गस्ट और बढ़ जाता है। वो तुरंत मॉक करती है। दो ग्रोन मेन, दोनों माइस जितने टिमिड, पूरी तरह यूजलेस, इतने विशी वॉशी और इनडिसाइसिव। रियल मैन तो बिल्कुल नहीं। डेविन और मैं बस हंसकर इग्नोर कर देते हैं। एक छोटी लड़की क्या जाने, रियल वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी जान। तभी ऑटम फ्रॉस्ट को एक मैसेज मिलता है। उनका एक्सप्रेशन तुरंत ग्रेव हो जाता है। नोटिफिकेशन आ गई, ऑपरेशन आज शुरू होगा। अगले ही सेकंड हमारे पीछे मैसिव वेव ऑफ फिगर्स अपीयर होती है, इतनी ज्यादा कि ग्राउंड तक ट्रेम्बल करने लगती है। डेविन शॉक में स्टेयर करता है। तो ये है मेजर फैक्शंस की पावर, एक फुल क्लास लीजन, टेंस ऑफ थाउजेंड सोल्जर्स। सबसे आगे वॉरियर क्लास सोल्जर्स मार्च कर रहे थे, नाइट्स, टैंक्स, फ्रंट लाइन अब्सॉर्ब करने और डिफेंस देने के लिए। उनके पीछे मेजेस, प्रीस्ट, आर्चर्स और रेंज्ड क्लासेस। उनका काम अटैक, हील और बफ स्टैक करना था। पूरी लीजन लिविंग वॉल की तरह स्लोली एडवांस कर रही थी। ये साइट देखकर हम पांचों स्टन रह जाते हैं। ऑटम फ्रॉस्ट तक मावल करने लगती है। यही फाउंडेशन है ग्रेट पावर्स की। जब ये मूव करते हैं स्केल ही अलग होता है। ऐसी फोर्स डेविल्स ट्रायंगल लेने के लिए इनफ से भी ज्यादा है। फ्लेम रेट शायद इनके सामने ज्यादा देर टिकेगा नहीं। केन को सेंसेस रिकवर करने में काफी टाइम लगता है। वो इनवर्डली कंग्लोमरेट्स की स्ट्रेंथ पर मार्वल कर रहा था। टेंस ऑफ थाउजेंड्स सेकंड टियर एक्सपर्ट्स की आर्मी, रेयर साइट, हर मेंबर रफली उसके बराबर स्ट्रेंथ वाला, कुछ तो उससे भी स्ट्रॉन्गर, और सबसे शॉकिंग, हर सिंगल वन प्लैटिनम गियर पहने हुए। केन स्टन गास्प छोड़ता है। जिस प्लैटिनम गियर पर उसे इतना ब्राइट था, वो इन कंग्लोमरेट्स के सामने डाइम अ डजन निकली। डेविन क्यूरियस होकर पूछता है, सुना है थर्ड टियर एक्सपर्ट्स भी इस फाइट में शामिल है, वो कहाँ है? ऑटम फ्रॉस्ट सॉलम एक्सप्रेशन के साथ स्काई की तरफ देखती है। ऊपर हम उनकी गेज फॉलो करते हैं। सच में स्काई में फिगर्स हवर कर रहे थे। फेसेस ऑब्सक्योर्ड थे, लेकिन उनसे निकलती ऑरा ओवरवेलमिंगली पावरफुल थी। तभी स्काई में लाइटनिंग स्ट्रीक करती है। उनकी फॉर्म्स इल्यूमिनेट हो जाती हैं। अब हम उनके कोल्ड फेसेस देख सकते थे। सॉवरेंस की तरह नीचे दुनिया को देख रहे थे। थर्ड टियर एक्सपर्ट्स। मेरी आईज इंटेंसिटी से बर्न करने लगती हैं। थर्ड टियर एक्सपर्ट्स से निकलता प्रेशर स्टैगरिंग था। हर कोई बिना किसी एक्सटर्नल एड के स्काई में फ्लाई कर रहा था। ये कोई स्पेशल टेक्निक नहीं थी, बल्कि इंटरनल एनर्जी एक थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर चुकी थी, इनफ टू डिफाई ग्रेविटी इटसेल्फ। उन्हें बॉडी सस्पेंड करने के लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं थी, जबकि मुझे अभी भी फ्लाई करने के लिए स्किल चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यही थर्ड टियर स्ट्रेंथ की डिफाइनिंग माँ थी, क्लियरेस्ट प्रूफ ऑफ देयर रियल्म। सिर्फ थर्ड टियर या उससे ऊपर वाले ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऑटम फ्रॉस्ट सिर हिलाती हैं। थर्ड टियर एक्सपर्ट्स डायरेक्ट फाइट नहीं करेंगे। अगर वो डीमन स्पिरिट्स को किल करेंगे तो कोई गियर ड्रॉप नहीं होगी। रूल्स के अनुसार हायर टियर प्लेयर अगर लो टियर मॉन्स्टर किल करे तो गियर ड्रॉप नहीं होती, एक्सेप्ट बॉस लेवल बीस्ट्स। अगर थर्ड टियर एक्सपर्ट्स फाइट करेंगे तो इकोनॉमिक वैल्यू पूरी वैनिश हो जाएगी। सिर्फ सेम टियर किल्स ही गियर ड्रॉप्स ट्रिगर करती हैं। ये सुनकर मैं इनवर्डली नॉट करता हूँ। पहली बार ये रूल सुन रहा हूँ। लगता है कुछ चीजें सिर्फ स्कूल में ही सिखाई जाती हैं। ऑटम फ्रॉस्ट हमें फ्लैंकिंग फोर्स की तरफ लीड करने लगती है। वहाँ पहले से काफी लोग गैदर्ड थे। मेन लीजन के दोनों साइड्स पर दो ग्रुप्स बने थे, लेफ्ट फ्लैंक और राइट फ्लैंक। हमारी 5% ग्रुप लेफ्ट फ्लैंक में असाइंड हुई थी। दोनों फ्लैंक्स का काम था आर्मी साइड्स की सिक्योरिटी। लेफ्ट फ्लैंक में ऑलरेडी 1000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन डिसिप्लिन लीजन के मुकाबले लेफ्ट फ्लैंक कंप्लीट केओस था। वेजिटेबल मार्केट ज्यादा लगता था, ऑर्गेनाइज्ड फोर्स कम। तभी अचानक
अचानक पीछे से कोल्ड वॉइस गूंजती है, तुम लोग लेफ्ट फ्लैंक से हो या राइट फ्लैंक से? यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? अपनी यूनिट में जाओ। हम टर्न करते हैं और डजन्स ऑफ पीपल को पासिंग बाय देखते हैं। ग्रुप के बीच ब्लैक रोब्ड मिडिल एज्ड मैन हमें कोल्डली ग्लेयर खा रहा था क्योंकि हम असाइंड एरिया के बाहर खड़े थे। उसी ग्रुप में एक यंग वुमन अटेंडेंट से सराउंडेड सेंटर में चल रही थी, जैसी मून अमंग स्टार्स। इतनी कोल्ड स्कोल्डिंग सुनकर केन फ्यूरियस होता है। वो जवाब ही देने वाला था कि ऑटम फ्रॉस्ट तुरंत उसे रोक लेती है। ट्रबल मत शुरू करो। बीच वाली यंग वुमन थी लेडी यूना, होंगफू फैमिली की डॉटर। केन इंस्टेंटली पेल पड़ जाता है। वो ऑलमोस्ट डिजास्टर इन्वाइट कर बैठा था। आखिर कॉमनर होकर ग्रेट पावर को ऑफेंड करना सुसाइड था। दूसरी तरफ डेवन प्रैक्टिकली ड्रूलिंग एक्सप्रेशन से लेडी यूना को देख रहा था। ब्लैक रोब्ड मैन हमें साइलेंट देखकर और डार्क हो जाता है। सुनाई नहीं देता क्या? सब डेफ हो? ऑटम फ्रॉस्ट आगे बढ़ती है। हम लेफ्ट फ्लैंक से हैं। ब्लैक रोब्ड मैन्स एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है। लेफ्ट फ्लैंक? तो तुम लोग होंगफू फैमिली के अंडर हो। बंच ऑफ यूजलेस डेड वेट। फॉर्मेशन में जाओ अभी। यहाँ खड़े क्या हो? डेड वेट कहलाने के बाद ऑटम फ्रॉस्ट खुद को रोक नहीं पाती। होंगफू फैमिली का आदमी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुका था। उनकी बैक पर लटक फ्रॉस्ट सेबर कोल्ड एनर्जी रिलीज करने लगता है। पूरा बॉडी आईसी ऑरा रेडिएट करता है। ब्लैक रोब्ड मैन कंटेम्प्ट से स्नीयर करता है। क्या फाइट करना चाहती हो? बंच ऑफ वीकलिंग्स। होंगफू फैमिली के डजन्स एक्सपर्ट्स हॉस्टाइल होकर हमारी तरफ ग्लेयर करने लगते हैं। सिचुएशन इंस्टेंटली एक्सप्लोसिव हो जाती है। बैटल बस शुरू होने ही वाली थी।